ओके, आई गेस एवरीवन इज देयर। हाय एवरीवन, आज हम लोग एसए की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। एसए फॉर योर 72nd एंड 73rd बीपीएससी। जो लोग एसए की तैयारी कर रहे हैं विद आर बैच, दिस इज द फर्स्ट क्लास। ये आप क्लास आपको देखना है, आपको इससे समझना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है ना। सिर्फ यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं उसको कोने में नहीं रखते हुए, इसको बार बार डॉक्यूमेंट को भी पढ़ेंगे साथ साथ। और जो असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं आगे की क्लासेस में, उनको भी आप सिंसियरली करेंगे ना। सो वी आर टारगेटिंग व्हाट, वी आर टारगेटिंग 200 प्लस। बिकॉज अगर आपने सही चीजें करनी है ना, अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता 200 प्लस नंबर लाने से, या उस रेंज में आने से ना, 180 से लेकर 200 के रेंज में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के आगे नहीं बढ़ेंगे, रेदर अपना दिमाग भी लगाएंगे और अपना स्किल एनहांसमेंट भी करेंगे एज एंड व्हेन वी गिव द असाइनमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज का जो क्लास है ये है मास्टर क्लास 1, है ना। मास्टर क्लास 1 में बेसिकली हम लोग कुछ बेसिक बातें समझेंगे, कुछ फंडामेंटल बातें समझेंगे रिलेटेड टू द एसए पेपर। आप सबने कोट सुना होगा, एक बहुत फेमस कोट है ना अब्राहम लिंकन का, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई बड़ा सा टास्क है ना, या आप कोई नया काम करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में समझना होगा कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, वो प्रॉब्लम है क्या, उसके लिए मुझे क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, है ना। सो आप बेसिकली सारे पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं और उसके बाद फिर उस काम में लगते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, कुछ बेसिक सवाल है ना जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको आगे जो भी चीज बताई जाए वो एक कॉन्टेक्स्ट में आप समझते चले, है ना। फंडामेंटल बात आज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे कुछ, है ना। तीसरी क्लास में हम लोग फिर एक असाइनमेंट के साथ आएंगे, है ना, थ्रू द ब्रेनस्टॉर्मिंग असाइनमेंट, एंड देन वी विल मूव लाइक दिस इन द फर्दर क्लासेस, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्लानिंग से रिलेटेड चीज समझें, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझना कि पर्पस एसए का क्या है ना, क्यों एसए है। जीएस का पेपर है आपका, है ना, बट व्हाई देयर इज एन एसए पेपर ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देन एसए का इंपॉर्टेंस क्या है ना, आपका बीपीएससी का मेंस है और जो फाइनल सिलेक्शंस अभी आपने देखा 70th में 69th में, एसए का बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन में, है ना। सो इट इज ऑफ 300 मार्क्स, है ना। 300 मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 900 मार्क्स का आपका टोटल मेंस होता है जो काउंट होता है, उसमें से अगर 300 मार्क्स एसए के हैं तो यू अंडरस्टैंड कि 33% मार्क्स आपको एसए से मिल रहे हैं। और जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको रिसेंट के मार्कशीट्स, तो आपको समझ में आएगा कि एसए कैसे काम करता है रैंक में भी, एसए कैसे काम होता है आपका फेलियर में भी। सो आप वहां से समझेंगे कि एसए का इंपॉर्टेंस क्या है और एसए के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन हमको क्यों करते रहनी है ना। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जीएस में तो हमको टॉपिक्स दिया हुआ है, बट एसए में क्या होता है कि हमको चीजें दी नहीं रहती है ना, सिलेबस एक फिक्स नहीं है, तो आपको पता नहीं चलता और आप हर समय टालते हुए रहते हो। अच्छा चलो प्री के बाद कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। बट यहाँ पर आपको समझना है कि 300 नंबर का गेम है ये, और ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिलेक्शन डिसाइड होता है, रैंक डिसाइड होती है ना। आप सबको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाऊंगा। सो दूसरा सवाल हमारा होगा, एसए इंपॉर्टेंट क्यों है ना। एंड देन उसके बाद हम लोग समझेंगे एसए का पैटर्न क्या है ना। बीपीएससी के पेपर में दिस इज फॉर 73rd एस्पिरेंट्स, है ना। जो लोग 72nd के हैं उनको ये बात पता है। सिलेबस क्या है इसके बारे में भी समझेंगे, और नेचर ऑफ पीवाईक्यूज, जितने भी 4 साल के पीवाईक्यूज हैं 68 से लेकर 71st तक, वी विल ट्राई टू सी ऑल द पीवाईक्यूज एंड मेक सम एनालिसिस कि क्या है ना, कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, कौन सा थीम बीपीएससी के टारगेट पे। ऋतिका डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। देन वी विल अंडरस्टैंड कि कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं एक एस्से के, जो हम लोग कहते हैं ना कि टॉपर लाइक एस्से है, टॉपर लाइक मटेरियल है ना, समथिंग व्हेन यू सी अ गुड एस्से कॉपी, आपको लगता है कि अरे ये तो टॉपर मटेरियल है ना, ये बच्चा तो डिजर्विंग है। तो उन एसेज में क्या कोर एलिमेंट होता है, वी विल अंडरस्टैंड दिस आल्सो इन टुडेज क्लास, एंड देन वी विल मूव स्लोली टुवर्ड्स द अप्रोच टू एस्से राइटिंग, है ना। अप्रोच कैसे करना है, अभी आपको टॉपिक मिला है ना, आप कैसे प्लान करोगे, कैसे ब्रेनस्टॉर्म करोगे, कैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे, हम लोग इस पे एक एक स्पेसिफिक क्लासेस करेंगे आने वाली क्लासेस में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हमने डिस्कस की कि पर्पस ऑफ द एस्से क्या है ना। देयर आर मल्टीपल पर्पसेस, है ना। पर्पस किसी भी चीज का क्या होता है ना, बहुत बहुत तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो यहां से जो कुछ कोर बातें आती हैं, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस सिविल सर्विसेज एग्जाम, आपको मैं ये एक एक करके बताता हूं, और ये नीचे एग्जांपल्स में भी आपको शो करूंगा, है ना। बेसिकली एसए का पर्पस क्या है ना, जीएस में तो आपको क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको उसका आंसर करना है और पिन पॉइंटेड आंसर करना है उसको, चाहे आप पॉइंट फॉर्म में कर दें, चाहे आप डायग्राम्स में कर दें,
अल्टीमेटली एम क्या होता है कि क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना। बट यहां पर क्या है एस्से का पर्पस, ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है ना। आप कितने क्रिटिकल तरीके से सोच पा रहे हो किसी टॉपिक पे, इसको एसेस करता है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें ना, यहाँ पर अगर पीवाईक्यू में हम जाके एग्जांपल देखें कि यहाँ बोल रहा है लेट्स से इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्ररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, है ना, समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता। तो आप इसको कैसे एनालाइज करोगे, कितने डायमेंशंस में लेके जाओगे आप? क्या उसको जियो पॉलिटिक्स में लेके जाओगे, क्या वो जियो इकोनॉमिक्स में लेके जाओगे, क्या आप हिस्ट्री में लेके जाओगे, क्या आप फ्यूचर के बारे में बात करोगे? यह आपकी एनालिटिकल थिंकिंग की क्षमता को दर्शाएगा, है ना। और क्रिटिकल रीजनिंग मतलब कि क्या हमारे अंदर कमी है, अगर आप इस चीज को भी बता पाओ तो वो क्रिटिकल एनालिसिस की क्षमता आपकी बताती है। तो यहां पर पहला काम क्या होगा ऐसे में, आपके विट को समझना, आपके डेप्थ को समझना। इसका मतलब क्या है कि आप उस टॉपिक को कितने एनालिटिकली समझ पा रहे हो, कितने एनालिटिकली पेश कर पा रहे हो एग्जामिनर के सामने इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। दूसरा, है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स मुद्दे को एनालाइज करना, है ना, और उसके ऊपर डेवलप करना लॉजिकली और वेल रीजनड आर्ग्यूमेंट्स। जैसे मैंने बोला अभी कॉम्प्लेक्स इशू, है ना, तो कॉम्प्लेक्स इशू क्या हो सकता है आप लोग सोचिए। जैसे एक कॉम्प्लेक्स इशू देखते हैं, है ना, 67 में पूछा इंप्लीकेशंस ऑफ राइजिंग टेंशंस इन मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, है ना। अब ये आप लोग को सबको पता है कि जो मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ईरान, यूएस और इसराइल का चल रहा है, वो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना। अब इस पे अगर आपको निबंध लिखना है तो आप क्या करेंगे, है ना, आपके पास एनालिसिस की क्षमता होनी चाहिए, आपके पास कोहेरेंट थिंकिंग होनी चाहिए, है ना। कि यहाँ बोल रहा है इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब उसके परिणाम क्या है ना। ये जो टेंशन राइज हो रही, तो परिणाम से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, करंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कितने सारे एंगल से उस चीज को देखा जा सकता है ना। उसके बाद आप इंप्लीकेशंस पे आएंगे। तो एक कोहेरेंट थॉट आपका इस पे अगर है तो यू कैन राइट दिस ऐसे। जैसे अनदर एग्जांपल, एथिक्स इन एक्शन, है ना, व्हाई मॉरल करेज मैटर्स मोर देन ओपिनियन, है ना। व्यवहार में नैतिकता, क्यों नैतिक साहस केवल विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है ना। तो यहां पर आपसे बोला है कि भाई एथिक्स जो है आपका, है ना, वेदर इट इज गुड बैड राइट रॉन्ग, है ना, एथिक्स हम यही कहते हैं। एथिक्स और मोरालिटी यही कहती है ना कि क्या सही है क्या गलत है ना। अब क्या सही है क्या गलत है जब हम किताब में पढ़ते हैं तो किताबी बातें होती हैं, ये मर्डर नहीं करना है। बट अगर आप किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछोगे या जो क्राइम सॉल्व करता है, उसके लिए इंटेंशन भी मैटर करता है, ठीक है। सो एथिक्स इन एक्शन आ जाता है ना। जब आप किसी चीज को कर रहे होते हो तब आपका एथिक्स सही गलत क्या डिसीजन होता है, उस चीज पे आपको लिखना। तो ये अगेन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, जैसे बड़े बड़े फिलोसफर्स ने बहुत सारी बातें कही है ना, स्पेशली अगर आप देखोगे वेस्टर्न फिलोसफी में। तो अगेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको आप कैसे तोड़ोगे ना। सो दिस इज एनालाइज, ability to analyze complex issues, identify and develop logical and well reasoned argument, है ना। आपका जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, वेल रीजनड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के बोल दो, है ना, कुछ भी उठा के लिख दो। सो इस बात का भी ध्यान रखना, और इस चीज की भी टेस्टिंग होती है, यहां पर छटाई होती है, ठीक है। अब ऐसे लिख रहे हैं, है ना, ऐसे में हमको क्या लिखना है भाई, मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचना है। मैंने पहले बोला विड्थ में, है ना, और डेप्थ में, दोनों तरीके से हमको इसको लिखना होता है। तो मल्टी डायमेंशनल, अब मल्टी डायमेंशनल कोहेरेंट थिंकिंग, क्लैरिटी, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, कौन सा इस लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कि अगर कोई चीज हमारी दो शब्द दो लाइन में लिखने वाली चीज है उसको हम 10 लाइन में लिख रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें आपकी टेस्ट होती हैं इन दिस एस्से पेपर, है ना। आपका लैंग्वेज कैसा है, इफेक्टिव लैंग्वेज है कि नहीं है, ये सारी चीजें टेस्ट होती है। अभी मैं सारा आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा ना, टॉपर्स कॉपी के थ्रू। अभी जैसे आप समझते रहिए, ये सारे कीवर्ड्स हैं, जब आप अपना ऐसे लिखेंगे तो आप इन सब चीजों पे जज करेंगे ना कि क्या मेरा थिंकिंग कोहेरेंट था कि नहीं, क्या क्लैरिटी है कि नहीं मेरे लेखनी में, क्या मेरा ऑर्गेनाइज्ड ऐसे है कि नहीं है ना, क्या मैं बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूं क्या, है ना। कोई चीज मुझे 2 लाइन में लिखनी है तो मैं 2 लाइन का 5 लाइन में लिख दे रहा हूं। तो ये सब चीजें आप अभी आगे आगे जब आप लिखोगे तो आपको इन सब पैरामीटर्स पे अपने ऐसे को जज करना है। फिर अलग एक और आता है बात, है ना, प्रोफिशिएंसी इन रिटन कम्युनिकेशन। क्योंकि अभी आपको यहां पर बोलना नहीं है, आपको यहां से लिखित तरीके से आपको बताना है ना। ऐसे में आपका क्या है, जो भी आप लिखोगे एग्जामिनर को वही चीज समझ में आएगी कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। और आप कैसे परसुएड कर पा रहे हो ना, परसुएशन की ट्रिक जो होती है वो आप कैसे अपना पा रहे हो इन द राइटिंग, है ना। अभी आपको बहुत सारे ऐसे कॉपीज ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको पहले लाइन से पढ़ते 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 10 पेज कब कंप्लीट हो जाएगा, आप बोलोगे लास्ट में कि वाह मजा आ गया इसका ऐसे पढ़ के।
है ना। तो दैट इज कॉल्ड द एबिलिटी टू परसुएड थ्रू राइटिंग, है ना। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप मान के चलो कि एग्जामिनर अगर आपका स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक ऐसे पढ़ लिया, तो दैट मीन्स दैट ऐसे इज अ वेरी वेरी गुड ऐसे। सो ये भी टेस्ट होता है कि आप परसुएड कर पा रहे हो कि नहीं। कई ऐसे आप देखोगे कि ना पहला पैराग्राफ ही पढ़ा और आपका मूड ऑफ हो गया, अरे यार इस बच्चे को तो समझ में ही नहीं आया क्या पूछा गया है। उसके बाद आप जो भी लिखो, आप लिख के आए हो तो आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, बट वो वाले नंबर नहीं मिलेंगे जिसमें आप एवरेज से ऊपर चले जाओ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो टेस्टेड। टेस्ट ऑफ कन्विक्शन, है ना। कन्विक्शन से क्या मतलब है कि आप जो लिख रहे हो क्या आप उसके बारे में श्योर हो कि नहीं हो, है ना। अगर आप कोई डेटा फैक्ट एग्जाम्पल लिख रहे हो किसी भी एग्जाम्पल उसमें टॉपिक में, तो क्या आप उसके बारे में श्योर हो कि नहीं हो, है ना। क्या आप सिर्फ फेक रहे हो ऊपर ऊपर से, है ना। आर यू जस्ट ट्राइंग टू राइट समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। तो ये चीज आपका कन्विक्शन भी टेस्ट करता है कि आपका बिलीफ क्या है। जैसे यहां पर मैंने बोला एक जो एथिक्स है ना, वाई मॉरल करेज मैटर्स मोर देन ओपिनियन। अब आप यहां पर मॉरल करेज का एग्जांपल क्या दे सकते हो, आपके पर्सनल लाइफ में आपने कभी मॉरल करेज लिया हो, है ना। आपने कभी ऐसा कुछ कदम उठाया हो जिससे मॉरल करेज दिखता हो, तो ये चीज आपका कन्विक्शन शो करेगी। तो ये चीज भी टेस्ट होती है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ के एनेक्डोट्स भी यहां पर यूज कर सकते हो। सो दिस इज टेस्टेड। देन देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच आर डिराइव फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज, है ना। क्या आपका उसके बारे में अवेयरनेस है कि नहीं है ना। क्या आप उसके अराउंड ओपिनियन फॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो टेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जो करंट अफेयर्स का मैंने बोला, एक तो यहां पर आपको दिखाई दिया है ना, एक ये देखते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एज अ डबल एस स्वॉर्ड, है ना, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड कंट्रोल। तो अभी अगर आप देखोगे लास्ट के 1-2 साल से किस चीज पे डिबेट चल रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर, है ना। एक तो कि इनोवेशन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने सबने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज हैं सबके बारे में आप सुन रहे होगे। और उसके ऊपर कंट्रोल भी सरकारें कर रही हैं, सरकार की तरफ से भी कंट्रोल है ना। आप देखते हो आईटी एक्ट के तहत सरकार कई बार उसको दबाने की कोशिश भी करती है। सो यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है, और यहाँ टेक्नोलॉजी बोला है, यहाँ एआई नहीं बोला है ना। टेक्नोलॉजी इज वाइड, आप किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हो। आप हिस्ट्री में जा सकते हो टेक्नोलॉजी के, वहां पर भी आप बता सकते हो कि टेक्नोलॉजी हमेशा क्या होता है, दो धारी तलवार, है ना। कि आप उसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो, आप उसको निगेटिवली भी यूज कर सकते हो। तो ये अगेन क्या हो गया, करंट अफेयर्स डिराइव्ड क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड, है ना, एक और देखते हैं। जैसे हमने ये डिस्कस किया, इंप्लीकेशन ऑफ राइजिंग टेंशन इन मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, क्या है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है ना। सिमिलरली अगर हम 70th में जाके देखते हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्ररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, क्यों पूछा, इंडिया G20 होस्ट कर रहा था, ठीक है। तो भारत का समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महत्वता, है ना। तो सिंपल है, एक लाइन में आपका टॉपिक दे दिया, बट इसके पीछे का जो सेंस है वो क्या है, करंट अफेयर से डिराइव्ड, है ना। सिमिलरली यू कैन सी अदर टॉपिक्स ऑल्सो ना। एक बार हम लोग यहां पर आएंगे तो यू कैन सी कि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी देयर आर आस्किंग, है ना। अब ये पूछ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप जब करंट अफेयर्स पढ़ लो तो आपको उसका 360 डिग्री व्यू पता होना चाहिए, जो मेजर मेजर बातें चल रही हैं इन द जियो पॉलिटिक्स। देन मूव मूव करते हैं आगे, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी, वैल्यूज एंड योर थॉट प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है, आप अपनी बात लिखोगे, है ना। इससे क्या है आपका बेसिकली योर थॉट, योर आर्ग्यूमेंट, योर पर्सपेक्टिव एंड योर एक्सप्रेशन, है ना। आपका विचार, है ना, किसी भी टॉपिक पे आपका विचार। जीएस का आंसर पूछा है ना, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो जो आपको रटा रटाया है आप वही लिखोगे, है ना। उससे आप भटक नहीं सकते हो। अगर मॉडर्न पूछा है तो आप ये नहीं कि मॉडर्न से पाल आर्ट पे चले जाओगे, है ना, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर नहीं मिलेगा। बट ऐसे में क्या है, अगर आर्ट के बारे में पूछा है तो आप किसी भी आर्ट के बारे में बता सकते हो ना। इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन आर्किटेक्चर, है ना, या पेंटिंग या कोई फोक आर्ट। यू कैन गो इनटू एनी डायमेंशन ऑफ आर्ट। तो यहां पर आपको वो चीज दिखानी है, आपका थॉट क्या है, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, आप कैसे उस चीज को बता पा रहे हो, है ना, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, और आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो। एक्सप्रेस मतलब लैंग्वेज हो गया, एक्सप्रेस मतलब जो आप कोड्स यूज करते हो, जो आप फ्लेवर्स देते हो अपने एस्से को, वो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, प्रेजेंटेशन पार्ट हो गया। ये सारी चीजें एक्सप्रेशन में काउंट होती हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराता है अपना आपका एस्से, पर्सनालिटी, वैल्यूज एंड द थॉट प्रोसेस। आप कैसे सोच पा रहे हो, आप कितने सुलझे हुए इंसान हो, आपने कितनी पढ़ा है। अगर आप महाभारत कोड कर रहे हो, है ना, अगर आप और कोई इंपॉर्टेंट स्कॉलर को कोट कर रहे हो, आप कोई बड़े बड़े पर्सनालिटीज को कोट कर रहे हो, तो एग्जामिनर जो पढ़ने वाला है सामने उसको पता होगा कि इस बच्चे ने अगर इस चीज को पढ़ा है तो इसके अंदर ये वैल्यू है ना। अगर ये गांधी का कोट लिख रहा है तो इसने कुछ ना कुछ तो गांधी से सीखा होगा वैल्यू, है ना। वो आपके पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो वहां पर से आपकी पर्सनालिटी को भी
जज किया जाता है। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्पस, है ना, जिस पर्पस से एसए का पेपर बनाया गया है ना। एक बार आप जब अभी टॉपर्स कॉपी पढ़ोगे या जो भी चीज मैं आगे जाके क्लासेस में बताऊंगा, यू विल सी दोस थिंग्स, है ना। बेसिकली अब यहाँ पर हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, समझते हैं कि ये जो ऊपर हमने बोला है ना कि पर्पस क्या है, पर्पस में हमने देखा इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें, और अभी नीचे आएंगे तो हम लोग देखेंगे बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द एसे। ठीक है, तो बेस्ट एलिमेंट्स में क्या होगा भाई, लैंग्वेज होना चाहिए, कोहेरेंट थिंकिंग होनी चाहिए, है ना, स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग आगे आके थ्रू एग्जांपल्स देखेंगे भी। यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि कैसे आप इन सब बातों को जो मैंने अभी ऊपर बताई है उनको आप यहाँ से डिकोड कर सकते हो और मार्क्स के साथ कोरिलेट कर सकते हो। तो दिस इज एहतिशाम्स कॉपी, है ना। ही हैज गॉट 185 इन एसए 70th बीपीएससी में, है ना। अभी जो आपका रिजल्ट आया है इसमें ही हैज गॉट एमईओ पोस्ट है और 185 मार्क्स इन एसए, तो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, 185 इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। अब बेसिकली देखते हैं स्टार्टिंग से ना कैसे सोचा है ना, सोचने का तरीका आप देखोगे। लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट, सबने अच्छा लिखा है, बहुत लोगों ने लिखा है इससे। देर इज नो कोरिलेशन विद द मार्क्स, है ना। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि किसी को 170 नंबर आया तो वो खराब लिखा है, 160 नंबर आया तो खराब लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क्स में थोड़ा सा रैंडमनेस रहता है बिकॉज इवेलुएटर किसी भी मूड में हो सकता है ना, क्या पता उसने क्या देख के चेक किया हो, उससे हम जज नहीं करेंगे। रैदर जो बेसिक एलिमेंट्स मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं पर्पस में और जो नीचे गुड आंसर के एलिमेंट्स हैं, उनके बेसिस पे आप किसी भी एस्से को जब पढ़ोगे आगे जाके भी, तो उस बेसिस पे जज करना और उससे सीखने की कोशिश करना। डोंट बी टू क्रिटिकल, जस्ट लर्न कि उसमें क्या अच्छा था और आप वो लें, अपने अंदर इनकलकेट करें और आगे बढ़ें। सो यहां पर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि लैक्स शिथिल कानून व्यवस्था, है ना, नारी सशक्तिकरण में बाधा है। तो सबसे पहली बात तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है ना, क्या आपने टॉपिक को सही तरीके से समझा है कि नहीं। कई लोगों ने पूरा का पूरा ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख दिया, लेकिन ये चीज यहां पर नहीं समझी कि सवाल क्या है, टॉपिक क्या है। लैक्स, है ना, शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण में बाधा है, लोगों ने खाली वुमेन एम्पावरमेंट में लिख दिया। तो यहां पर से आपका इंट्रोडक्शन, है ना, जैसे ही आप, मैंने पहले बोला कि अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिख पा रहे हो, टू द पॉइंट नहीं लिख पा रहे हो, तो एग्जामिनर का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपके ऐसे को आगे पढ़ने में, है ना। आपने लिखा है तो वो कुछ ना कुछ नंबर देगा, आगे बढ़ जाएगा, बट उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि जो टॉपिक है वो आपने एड्रेस किया ही नहीं है। अब जब हम टॉपिक को समझ जाते हैं ना और इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो कैसे हमको सरल भाषा में बताना है आप यहां से देख सकते हो। 185 मार्क्स है एसए में। नीतू यादव, कॉमा, है ना, एन इलेक्टेड वुमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हरियाणा टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं या आप कुछ भी बोल सकते हो यहां पर ना कि शी इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हरियाणा से है। भाषा आप देखना, है ना, कैसे स्टार्ट किया, फुल स्टॉप दिया। मैंने क्या बताया कि लंबा लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, ठीक है, तो शॉर्ट स्टेटमेंट। हाउएवर शी इज ओनली अ सूडो रिप्रेजेंटेटिव, यहां बताया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगली लाइन बोल रहा है लेकिन, है ना, वो क्या है, एक सूडो रिप्रेजेंटेटिव है जिसमें रियल पावर्स नहीं है उसके पास, है ना। और रियल पावर एक्सरसाइज कौन कर रहा है, उसका हस्बैंड, है ना, हु इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, है ना, कई बार हम देखते हैं ये केस। फिर अगले पैराग्राफ में कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया यहां पर ना। अब आप लैंग्वेज देखो, कोहेरेंस देखो, थॉट प्रोसेस देखो, तो आपको एक लाइन से दूसरे लाइन में स्विच जब आप कर रहे हो, आपको परेशानी नहीं हो रही है समझने में, है ना। ये चीज कोहेरेंट थिंकिंग हुई, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग हुई। अब अगले पैराग्राफ में आते हैं ना, 5-6 लाइन में इसने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया ना। डिस्पाइट बीइंग प्रोवाइडेड 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायत बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द फिनोमिना ऑफ सरपंच पति इज एक्टिंग एज अ हिंड्रेंस टू द पाथ ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अब क्या बोला इसने कि भाई की इंट्रोडक्शन में बोल दिया कि भाई है ये नीतू यादव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हरियाणा से। अब ये भी देखेंगे ना कि इंपॉर्टेंट चीजें भी आ रही हैं, है ना, ऐसा नहीं कि रॉ है, बता रहा है हरियाणा की है, तो आपके दिमाग में एक स्टोरी, एक इमेजिनेशन डेवलप हो रहा है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑब्जर्व करेंगे सब लोग व्हेन यू विल गो थ्रू दिस कॉपी। हरियाणा से है, ठीक है। फिर यहां पर क्या बताया कि 33% रिजर्वेशन मिला, तो कई लोग 33% रिजर्वेशन लिख के छोड़ देते, लेकिन किसके द्वारा दिया गया, बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब ये चीज है ना, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन, है ना। इसने स्टोरी को डेवलप करने के लिए बताया भी कि 33% रिजर्वेशन किसके थ्रू मिला, 73वीं संवैधानिक संशोधन के थ्रू, है ना। और सरपंच पति का जो फिनोमिना है, ये अभी भी हिंड्रेंस की तरह एक्ट कर रहा है वुमेन के एम्पावरमेंट में। तो अब आप जाके यहां देखो, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर, कमजोर और शिथिल कानून कोई सा भी हो सकता था,
है ना, अगर आप कोई वुमेन के इशू से रिलेटेड अगर आप देखो तो पॉलिटिकल इशू हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, आपका वायलेंस से रिलेटेड हो सकता है, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते थे। इसने चूज किया ये पंचायती राज एक्ट, है ना। तो यहां पर बताया कि भाई 33% रिजर्वेशन है, कानून में बताया जा रहा है कि वो बन सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली पावर किसके पास है, उसके पति के पास, जिसका जो फिनोमिना क्या है, सरपंच पति। और ये क्या कर रहा है, इज एक्टिंग एज अ हिंड्रेंस, है ना, जो कि सवाल का एक्चुअल डिमांड था। तो यहां आप देखो कि 2 पैराग्राफ में क्या हुआ, सरल तरीके से एक एग्जाम्पल देके और बेसिक सी बात बता के ही हैज टोल्ड द एग्जामिनर कि उसको टॉपिक समझ में आ चुका है ना, और एकदम सही जगह हिट हुआ है ना। फिर यहां पर लिखा द अबव केस स्टडी इंडिकेट्स द विजडम ऑफ द टॉपिक, है ना, दैट लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। फिर लिखा दिस इज ट्रू फॉर एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ द वुमेन, है ना। अब ये चीज मैंने आपको बोली कि आपको एग्जाम्पल एक दे के शुरू करना है, उसके बाद आपके पास वाइड चीजें ओपन है, आप पॉलिटिकल में घुस सकते हो, इकोनॉमिक में घुस सकते हो, पे पैरिटी की बात कर सकते हो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात कर सकते हो, विशाखा गाइडलाइंस की बात कर सकते हो, है ना, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस की बात कर सकते हो। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम वूम टू टॉम, है ना। जब से लड़की पैदा होती है ना, आपने पढ़ा भी होगा, जब भ्रूण हत्या जो होती है ना, कानून उसके खिलाफ है, फिर भी ये चीज होती है ना। तो फ्रॉम वोम टू टोम देर आर लैक्स लॉ एंड ऑर्डर विच आर हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो यहां पर ओपन अप कैसे किया आप लोग ये देख सकते हो। देन ही इज गोइंग इनटू पिस्टल अप्रोच, है ना, पॉलिटिकल में ये, इकोनॉमिक में ये, सोशल में ये, कल्चरल में ये, है ना, देर आर लॉट ऑफ डायमेंशन। फिर अंदर जाके वो डिस्क्राइब करेगा। बट आइडिया क्या है यहां पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे सोचना है ना, टॉपिक को इंटरप्रेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां तक पढ़ा, है ना, 2 पेज में अगर आपको समझ में आ गया कि बच्चे ने कैप्चर कर लिया है जो एक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड है, तो वो आगे यहां से पढ़ेगा, है ना। और पढ़ने में मुझे कोई जोर भी नहीं आ रहा, है ना, लैंग्वेज कितनी सिंपल है। अगर आप देखोगे यहाँ कोई स्कॉलरली लैंग्वेज आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, आपको सिंपल लैंग्वेज दिख रही है, सिंपल कीवर्ड्स दिख रहे हैं, सिंपल शब्द दिख रहे हैं, आपका लैंग्वेज कोहेरेंट है, लॉजिकल है ना, आर्ग्यूमेंट्स सिंपल फ्लो कर रहा है, तो आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना, दिस इज ऑफ मनोरंजन, है ना, ही हैज गॉट सब रजिस्ट्रार पोस्ट 46 रैंक है, वी हैव डन हिज इंटरव्यू आल्सो, 176 मार्क्स, है ना। और स्पेशली क्या है इसके साथ कि ही इज ऑलरेडी सिलेक्टेड इन 64th, ना, तो उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, बट अवेयरनेस है, और ही हैज वर्कड समथिंग, है ना। इसने भी बहुत सारे टॉपर्स कॉपी देखी थी, वाज डायरेक्टली अंडर मी। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट ही हैज रिटन अबाउट पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी, है ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा, है ना। तो यहाँ पर आप सोचो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना, यहाँ पर 4 टॉपिक पूछे गए थे, ही हैज सिलेक्टेड दिस। अब स्टार्टिंग देखो, है ना, कैसे सोचना है ना, कैसे मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करनी है ना। आप इसके बारे में कई तरीके से सोच सकते थे, बट यहां पर कैसे सोचना है ये आप देखो। पॉलिटिकल विल और नेशनल सिक्योरिटी कैसे स्टार्ट किया, ऑन दैट फेटफुल डे ऑफ 14 फरवरी आई वॉज वॉचिंग, है ना, आप अपनी कहानी बता रहे हो, योर पर्सनल एनेक्डोट, योर पर्सनल एग्जाम्पल। अगर आज के दिन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, है ना, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप उसको नरेट कर पा रहे हो वहां पर इन द इंट्रोडक्शन एज अ पर्सनल एनेक्डोट, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड इंट्रोडक्शन। ऑन दैट फेटफुल डे ऑफ 14th February आई वॉज वॉचिंग न्यूज वेन सडनली द न्यूज फ्लैश्ड टीवी पे, आर्मी कंटिजेंट अटैक इन पुलवामा, है ना, फुल स्टॉप। द न्यूज स्टंड द एंटायर नेशन, पूरे देश को झकझोर दिया, है ना। वी शॉ किलिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन कश्मीर, द होल नेशन वॉज सैडेंड बाय दिस न्यूज एंड ग्रीफ स्ट्रिकन, है ना। देयर वॉज एंगर इन द आईज ऑफ एवरी नेशनल, है ना। आप सोचो कि कैसे इमोशन फ्लो हो रहा है आपके दिमाग में, इसको पढ़ते साथ ही इमोशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिख रहे हैं कि नहीं। कि सबसे पहले बोला कि मैं टीवी देख रहा था, है ना, 14 फरवरी को, और सडनली टीवी पे न्यूज आ रहा है आर्मी कंटिजेंट अटैक्ड इन पुलवामा। इस न्यूज ने पूरे देश को झकझोर दिया, सबको गुस्सा भी आ रहा था, है ना, दुख भी हो रहा था, ग्रीफ में भी थे, है ना। और उसके बाद द किलिंग्स लेड टू वाइड स्केल नेशनल प्रोटेस्ट विद कैंडल मार्चेस एंड स्लोगन्स ऑफ हमें इंसाफ चाहिए, है ना। तो ऐसा हुआ था एक्चुअल में, ठीक है, लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाले थे, उसमें बोला था कि हमको इंसाफ चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली यहां पर बताया। फिर अगले पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, अनदर न्यूज पॉप्ड अप फ्यू डेज लेटर, है ना, कुछ दिन बाद एक और न्यूज आती है दैट इंडियन आर्मी हैज टेकन डाउन टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट इन कश्मीर एंड गिव देम अ मेजर सेटबैक। जो वापस इंडियन आर्म फोर्सेस ने रिटेलिएट किया और उनके जो भी ठिकाने थे उनको खत्म किया। तो ये न्यूज के बारे में भी इसने बात की। दिस टाइम, इस बार,
द नेशन वॉज एनगल्ड इन जॉय। यहां पर क्या था, पूरा देश दुखी था, लेकिन इस बार क्या हुआ, पूरा देश खुश हो गया और सेटिस्फैक्शन में था। एंड एवरीवन प्लेज द पॉलिटिकल विल ऑफ द गवर्नमेंट। जस्ट सी कि कैसे स्टोरी बिल्ड किया और कैसे यहां पर लिख कर दिया कि सारा पूरा देश उस पॉलिटिकल विल सरकार का जो था उससे खुश था और उसकी तारीफें कर रहा था। फिर आगे बढ़ता है, दीज टू इंसिडेंट्स प्रेजेंट द रियलिटी ऑफ व्हाट अ पॉलिटिकल विल कैन डू टुवर्ड्स द नेशंस सिक्योरिटी। अब आप देखो कि यहां कैसे मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचा गया। इस चीज को कोई और किसी और तरीके से लिख सकता था, बट सिंस ही यूज्ड दिस पर्टिकुलर पर्सनल एनेक्डोट, आप यहां पर देख सकते हो कि कैसे लॉजिकली फ्लो हो रहा है। अगर आपने ये 2 पेज पढ़ लिया है ना, यहां से लेकर यहां तक पढ़ लिया, तो आप मान के चलो कि आप आगे भी जाके इसका पूरा एस्से पढ़ने वाले हो। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस कि कैसे हमको लॉजिकल फ्लो डेवलप करना है, कैसे हमारा लैंग्वेज होना चाहिए, कैसे हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसे हमारी राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक और कॉपी देखते हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, स्वयंराज, ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन हिज इंटरव्यू, ही इज आल्सो आवर स्टूडेंट, 174 मार्क्स 70th बीपीएससी में। इसने लिखा है, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन। अगेन यहां पर भी देखेंगे अपने थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, लॉजिकल फ्लो में कैसे लिखना है। हिंदी मीडियम में किससे स्टार्ट किया, एक कविता से। कोई सी भी कविता, आप लोग बहुत तरीके की कविता याद कर सकते हो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट, इन द इंटरनेट। उनकी जठ रागिन से जल जंगल जमीन खतरे में है, खतरे में है पशु पक्षी पहाड़, नदियां समुद्र झरने खतरे में है, पृथ्वी को गाय की तरह दूते दूते वे अब उसका एक एक रोआ नोचने पर तुले हैं। बस इतना सा कोट कर दिया, और उसके बाद क्या लिखा, उपरयुक्त पंक्तियां कवि दिनेश कुशवाहा की हैं, जिसमें वह मानव द्वारा अपनी तृष्णा की चाट में पर्यावरणीय क्षति को चित्रित कर रहे हैं। कितना टू द पॉइंट है, एक पैराग्राफ पोयम और एक पैराग्राफ उसका लिंकेज है ना, इसमें पूरा का पूरा अगर आप देखोगे इसका जो थीम है वो डिकोड हो गया। इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन, है ना, यहां पर से क्लियर है। मानव जीवन के आरंभ में प्रकृति स्वामी की भूमिका में था और मानव दास की भूमिका में था। अब यहां पर आप देखो है ना, कैसे इसको ले गया हिस्टोरिक एंगल में, कि जब इंसान का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, या जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, या जब ह्यूमैनिटी स्टार्ट हुई, तो क्या था, प्रकृति वॉज एट द रोल ऑफ स्वामी, है ना, स्वामी मीन्स डोमिनेंस। ठीक है, एंड इंसान जो थे वो क्या थे, एज अ दास। ठीक है, यहां पर सबको पता है कि जो अगर आप स्टोन एज की बात करो ना, आप सब हिस्ट्री में पढ़ते भी हो, स्टोन एज की बात करो तो उस समय क्या था, प्रेजिंग दिस नेचुरल फोर्सेस, है ना, आपके जो गॉड्स हैं ना, आप इंद्रा को देखते हो है ना, या वायु को देखते हो, ये सारे क्या थे, गॉड्स थे, है ना, जिनसे लोग डरते थे, क्योंकि प्रकृति किस उसमें था, स्वामी की स्थिति में था, और मानव क्या था, उसका दास था। फिर काल चक्र घूमा और मानव ने अपनी बौद्धिकता से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किया, फिर मानव स्वामी की भूमिका में आ गया और प्रकृति को दास बना दिया। तो कितने एक पैराग्राफ में पूरा का पूरा इतिहास इसने समेट दिया सरल भाषा में, है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, असीमित विकास, सुख सुविधाएं और लालच के कारण वह प्रकृति की असीमित दोहन करने में लगा, परंतु प्रकृति में सभी असीमित विकास, सुख सुविधाओं और लालच के कारण वह प्रकृति का असीमित दोहन करने लगा, परंतु प्रकृति ने सभी हेतु कुछ सीमाएं निर्धारित की हुई है, उस सीमाओं को भी लांघ गया और इस प्रकृति और पर्यावरण असंतुलित हो गई, है ना। सो ही हैज डेवलप्ड द आर्ग्यूमेंट कि पहले क्या हुआ, है ना, कि नेचर वॉज प्रोमिनेंट, फिर क्या हुआ, मैन वॉज प्रोमिनेंट, फिर क्या हुआ, मैन ने जो टेक्नोलॉजी बनाई उससे इन्वायरमेंट लड़ रहा था, है ना, लड़ते लड़ते एक सीमा होती है जिसके बाहर इन्वायरमेंटल इंबैलेंस क्रिएट होता है ना, जिसको हम इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं कई बार, है ना। तो इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी टूट गई, उसके बाद क्या हो रहा है, अब जो हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो हमको विजिबल है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया और कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी जो भी है वनागिन, कभी भूस्खलन के रूप में जीवन को लील गया, है ना। महात्मा गांधी कहते हैं, इसके बाद देखो कैसे कोड का इंटीग्रेशन है। महात्मा गांधी कहते हैं, पृथ्वी हमारे जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराती है परंतु हमारे लालच के लिए नहीं, है ना, ये सबने पढ़ा है। अब इसने एग्जैक्टली जो महात्मा गांधी ने कहा है वो चीज नहीं कोट की है, बट उसको थोड़ा सा घुमा के कर दिया, बिकॉज हर चीज आपको याद होना वहां पर पॉसिबल नहीं है कि एक एक शब्द से आपको याद रहे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मोल्ड करके भी आप ना उसको अपने भाषा में
लिख सकते हो, है ना। सो यहाँ पर महात्मा गांधी को कितने राइट जगह पे कोट किया है ना। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से आते आते जब इस बात की चर्चा की कि हमारी जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड है ना, जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती इन्वायरमेंट, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्वायरमेंटल इंबैलेंस होगा, है ना। और यह मनुष्य के सामने देर कर दी। उपभोक्तावाद और बाजारवाद के दौर में तमाम सुविधाओं के लिए विलासिता की सभी वस्तुओं से बाजार पाट दिए गए हैं और बदले में वन काट डाले, नदियां जहरीली कर दी, ग्लेशियर के विशाल हिमखंडों को दूषित कर दिया। तो इस तरीके से फिर इसने अपना पूरा एसे डेवलप किया। तो यहां पर अगर आप फिर से देखोगे, इंट्रोडक्शन हम इसलिए दिखा रहे हैं आप लोगों को ताकि आप ये समझें कि इंट्रोडक्शन से ही सब शुरू होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं सही से लिख पा रहे हो या टू द पॉइंट नहीं लिख पा रहे हो ऑन द डिमांड, एग्जामिनर नहीं पढ़ने वाला है, उसको मजा नहीं आएगा, फिर आपको है ना एवरेज नंबर दे देगा, वो 40 दे दे, 45 दे दे, 50 दे दे, ये बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड करेगा और आपने कैसा लिखा है। तो यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, एस्से को सही से डिकोड करना कि पूछ क्या रहा है, उसके बेसिस पे हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें कंपोनेंट्स आपको सब में दिखेंगी, सारे एसेज में। सो दिस इज डन एंड देन वी मूव टू द कॉपी ऑफ रैंक 23, है ना, आस्था इसकी कॉपी है, 168 मार्क्स हैं एस्से में। यू कैन सी शी हैज आल्सो रिटन ऑन लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। अब ऊपर वाले में हमने देखा 185 जिसका था उसने कैसे लिखा था एस्से, उसने लिखा कि भाई एक महिला है, वो पंचायत के चुनाव में जीती है या है ना इस तरीके से वो ऑफिसर है, बट उसका पति वो वैसा काम करता है ताकि वो सारा कुछ कंट्रोल में ले रखा है अपने, और ये क्या कर रहा है, जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके रहते हुए ये सारी चीजें गलत, पंचायत पति सिंड्रोम है, ठीक है। बट उसी चीज को यहां पर इसने कैसे लिखा है ना। आप सबने पंचायत वेब सीरीज देखी है, हाउ शी हैज रिटन इन द फुलेरा पंचायत, when district collector went on a survey she found out that जानकी देवी सरपंच ऑफ फुलेरा वाज एब्सेंट, है ना। सबने देखा है ना कि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आती हैं तो वो उनको क्या मिलता है, जानकी देवी नहीं रहती, उनके पति रहते हैं, ठीक है। तो वो पूछती है कि कहाँ है भाई, है ना। फिर लिखी ड्यूरिंग इंटरोगेशन शी नोटिस समथिंग फिशी एंड डिसाइडेड टू कन्फ्रंट सरपंच बाय हरसेल्फ। तो डीएम जाके पूछती है सरपंच से जो उसका पति है कि भाई क्या इशू है, नहीं सरपंच से नहीं, वो उससे नीना देवी से जाके पूछती है कि क्या इशू है ना। तो कलेक्टर, अब कन्वर्सेशन देखो, है ना, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर थॉट, यहां से देखेंगे कि कैसे, ये आपका पर्सनल एक्सप्रेशन है, आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो ना एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में। कलेक्टर ने क्या बोला, जानकी देवी वाई यू आर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, आप मीटिंग में प्रेजेंट क्यों नहीं थी। तो जानकी देवी क्या बोलती है, मेरी क्या जरूरत है वहां पर, वाई आई एम नीडेड देयर, है ना। फिर कलेक्टर बोलती है आफ्टर ऑल यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पंचायत, आप इस पंचायत की रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिर जानकी देवी क्या बोलती हैं, यस हाँ, बट ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस, आफ्टर दैट माय हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ ऑल द वर्क एंड अप्रूवल। अब ये डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप सोचो कि कितना इनोवेशन है। अगर कोई एग्जामिनर इसको देख रहा है तो क्यों ना मार्क्स देगा ये आपको, है ना। और क्लैरिटी है लैंग्वेज में, राइटिंग अच्छी है, लॉजिकली फ्लो कर रहा है, ठीक है। कोई कोट्स है यहां पर आप लोग देखो, है ना, कोई कोट है यहां पर जो ऐसे मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ कोड 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 भर दो, नहीं ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। आपको अभी सारे एसेस दिखाएं, इसमें सिर्फ एक में क्या है, पोएम लिखा हुआ है, अदरवाइज कोट का इस्तेमाल नहीं है, एवरीवेयर देयर इज सम काइंड ऑफ इनोवेशन, सो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, है ना। तो ये आपको यहां पर ये दिखा रहा था, अबव डायलॉग शोज द सिनारियो ऑफ मोस्ट पंचायत। ये डायलॉग जो है जो पंचायत वेब सीरीज से लिया गया है ना, ये ऑलमोस्ट सारे पंचायत का सिनारियो बताता है, वेयर वुमेन आर ओनली ऑन पेपर, है ना, रिप्रेजेंटेटिव, वेयर एज द रियल डी फैक्टो पावर लाइज विद सरपंच पति, है ना। फिर इन constitution under 73rd constitutional amendment act 33% reservation is provided to women, but its superficial implementation leads to only representational democracy without any working teeth। ये क्या दिखा रहा है आपको यहां पर, सुपरफिशियल इंप्लीमेंटेशन क्या दिखा रहा है, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर दिखा रहा है। फिर यहां पर इन दिस एसे वी विल सी द लॉ एंड ऑर्डर विच आर मेड विद इंटेंशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट बट देयर लैक्स इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद आगे की स्टोरी बताइए, ठीक है। आई विल शेयर दिस कॉपी, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं आराम से। तो यहां पर आप देखो कि कैसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया गया है कि हाँ क्वेश्चन का टॉपिक क्या था, उसको डिकोड कर दिया थ्रू एन एग्जाम्पल, थ्रू एन एनेक्डोट, है ना, एंड देन शी हैज मूव्ड फॉरवर्ड। सो आप लोग को यहां से 4 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया कि कैसे जो बेसिक एलिमेंट्स है ना, वो यहां पर आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं।
हर टॉपर अलग अलग है ना, 2000 टॉपर हैं, पिछले साल के भी टॉपर हैं, कॉपीज बहुत सारी हैं। आपको उनमें किसी में भी क्रिटिसिज्म नहीं ढूंढना है ना, क्रिटिसिज्म जो है वो तो है ही है इस बार में, बट जो अच्छी कॉपीज हैं उनसे आपको सीखना है, उनके तरीके आप अगर इंप्लीमेंट कर पाए अपने एसेज में, अपने में वैरायटी ला पाए, सो दैट विल बी वेरी गुड, है ना। सो वी विल शेयर लॉट ऑफ डाइवर्स कॉपीज, अच्छी अच्छी कॉपीज मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड आप उनको रीड करें, उनको जब अपना एस्से लिखेंगे तो उसमें इंप्लीमेंट भी करेंगे। सो दिस इज बेसिकली पहला वाला पार्ट, है ना, पर्पस ऑफ द एस्से हमने समझा। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा एड्रेस करने का था, इट इज व्हाई एस्से इज इंपॉर्टेंट इन द फाइनल सिलेक्शन, है ना। सबसे पहली बात हमने एक चीज बताई कि वेटेज बहुत ज्यादा पेपर का है ना, 300 मार्क्स है, 300 मार्क्स आपके 900 मार्क्स मेंस के मेरिट में जो काउंट होते हैं उसमें से 300 मार्क्स है, विच इज इक्विवेलेंट टू 33%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो एसए हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर फाइनल मेंस का स्कोर। अब मेंस का स्कोर आप लोग यहां से देख सकते हो कि हाउ इट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। दिस इज द कॉपी, दिस इज द मार्कशीट ऑफ एहतिशाम। यहां पर अगर आप देखोगे GS1 में कितने मार्क्स हैं, 155 मार्क्स है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ द स्टैट्स आल्सो, इट कैन बी बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है एग्जाम में किसी भी पेपर में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 155 है, जबकि जो एक अच्छा स्कोर माना जाता है या मेरे ख्याल से टॉप स्कोर माना जाता है 170 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर 15-20 नंबर कम है, बट कंपनसेट किसने कर दिया यहाँ पर, एसए ने कंपनसेट कर दिया। यहाँ पर अगर आप इंटरव्यू में देखो 75 मार्क्स, लो मार्क्स है ना, कई बार ऐसा होता है बोर्ड में कम मार्क्स मिल जाते हैं, सुप्रभात सर, है ना। मेंस में बहुत अच्छे नंबर है 477, नियरली इक्वल टू रैंक 36-37 मेंस में, बट इंटरव्यू में 70 नंबर, है ना। सो रैंक पीछे चली गई। तो यू कैन सी कि एसए कैसे आपको बचा सकता है ना। अगर आप बच गए तो अच्छी बात है, अगर आप सारे पेपर्स में अच्छे मार्क्स ले आए तो इट कैन बी अ स्कोर डिफरेंशिएटर, आपको सीधे टॉप रैंक में ले जाएगा वो, है ना। सो उसमें आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है ना, इस चीज को आप समझेंगे। एक और मार्कशीट देखते हैं। GS1 में 156 नंबर, GS2 में 140 नंबर, एसए में 178, और इंटरव्यू में आप देखो 64। जस्ट सी, इंटरव्यू में बिलो एवरेज। एवरीवन कीप योरसेल्फ म्यूट। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस कॉपी ऑल्सो ना, इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिले, है ना, इस पे भी आपका कंट्रोल नहीं, आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालोगे इंटरव्यू में भी, बट स्टिल देर आर केसेस जिसमें ऐसा होता है ना, आपके बिना गलती के भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा बोर्ड होता है जो नंबर नहीं देता, या आपका दिन खराब हो या कुछ भी हो सकता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड ना, अगेन और मार्कशीट देखते हैं हम लोग, है ना। GS1 191। अब आप सोचो कि वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स 191, आप सोच लो कि कितना है टॉपर। GS2 165 नंबर, GS1 GS2 टॉपर ऑलमोस्ट। एस से 132। अब आप बताओ, इंटरव्यू 70 नंबर। सो यू कैन सी कि रोल ऑफ एस से, है ना, यहां पर एस से में कम नंबर आने से गड़बड़ हुई है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, और यहां पर एस से में नंबर आने से गेम चेंज हुआ है, ठीक है। सो सिमिलरली यू कैन सी हियर ऑल्सो, है ना, 175 इन एस से, है ना, बट इंटरव्यू में 72 नंबर, कम नंबर। सिलेक्शन में क्या काम आ रहा है आपका, एस से, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी देखिए 177 एस से, यहां पर इंटरव्यू में 62 नंबर, ओनली 62, वेरी वेरी लेस। GS1 में 166, 128, ठीक है, बट एसए में 170 आ गया तो आपका काम बन गया, आप लिस्ट में आ गए, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, है ना। एसए एक पेपर की तरह लेना है, इट्स नॉट कि जब मन में आएगा कर लेंगे, आखिरी में कुछ मटेरियल मिलेगा रट लेंगे 10 कोट और कराएंगे, ठीक है। अगर आप उस स्टेज पे हो, है ना, वी आर टॉकिंग टू द फंडामेंटल स्टूडेंट्स इस क्लास में, 73rd के बिगनर्स हैं, 72nd के कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ नए भी हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स राइट नाउ। आपको ये ध्यान में रखना है कि एससी पेपर को निग्लेक्ट नहीं करना है। ओवरऑल अभी आपके पास 6 महीना है, आप 73rd वालों के पास 1.5 साल है। सो आपको क्या करना है, अभी से इन बातों को समझना है ना। जो आप पढ़ रहे हो, जो करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, उनसे आपको रिलेट करते हुए चलना है, उनसे कुछ कुछ नोट करते हुए चलना है। इट विल बी अ प्रोसेस, है ना। सो इट इज अ 300 मार्क्स अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एन एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। तो यहां से हमने मार्कशीट से ये बात क्लियरली समझ ली, है ना। इट कैन बी अ रैंक डिसाइडिंग कंपोनेंट इन योर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। सो दिस इज डन, वी हैव अंडरस्टूड कि क्या यहां पर सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इन द फाइनल सिलेक्शन। तो यहां से अब आपको समझ में आ गया कि भाई मेरे को एसए को एक अलग से पेपर की तरह लेना पड़ेगा, और उसमें डेली बेसिस पे ना, आपको जरूरी नहीं कि आप बैठ के नोट्स बनाओ या कुछ करो, लेकिन जब आप पेपर पढ़ रहे हो, है ना, जब आप करंट अफेयर्स सुन रहे हो, तो आपको उस तरीके से सोचना भी है ना। सो दिस इज वन थिंग। नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट, सिलेबस, नेचर ऑफ PYQ, इन सब चीजों पे भी बात कर लेते हैं आज।
ताकि आप इसको जाके आराम से बैठ के अगले क्लास तक पढ़ेंगे, सारे पीवाईक्यूज को समझेंगे, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द असाइनमेंट थिंग, है ना। फॉर्मेट क्या है एस्से का, 3 सेक्शंस आते हैं, है ना, 3 सेक्शन 100 मार्क्स के। हर सेक्शन में आपके पास 4 ऑप्शन होता है, ठीक है, 4 में से आपको एक चूज करना होता है। पहला 2 सेक्शन जो है वो जनरल एस्से के टॉपिक्स रहते हैं, इसमें करंट अफेयर्स भी हो सकता है, इसमें फिलोसफी भी हो सकती है, इसमें थीमेटिक चीजें भी हो सकती हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है। तो ये एक जनरल एस्से के टॉपिक्स यहाँ पर रहते हैं सेक्शन 1 एंड 2 में। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि सेक्शन 1 में यही रहेगा, सेक्शन 2 में यही रहेगा, जैसे यूपीपीसी में दिया हुआ रहता है सिलेबस, है ना, कि सेक्शन 1 में ये रहेगा, सेक्शन 2 में ये रहेगा, उन्होंने टॉपिक भी दे रखा है। बीपीएससी में कोई टॉपिक नहीं दे रखा है, कुछ नहीं बता रखा है आपके जो नोटिफिकेशन में एस्से के बारे में, बस ये बता रखा है कि 3 सेक्शन है, इसमें से आपको एक लिखना है, 4 में से एक। और सेक्शन 3 जो है इसमें क्या होगा, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक, और बेसिकली ये क्या रहता है, प्रोवर्ब, ईडियम, फ्रेजेस, मेटाफर्स, है ना, जो आप बिहार स्पेसिफिक प्रोवर्ब्स कहते हो या बिहार स्पेसिफिक सेक्शन कहते हो ऐसे का, उसमें क्या रहता है, ईडियम, फ्रेजेस, मेटाफर्स, है ना, लोकोक्ति, मुहावरे, ये रहते हैं। अब यहां पर बेसिक सा हमने फॉर्मेट समझ लिया। नाउ कमिंग टू द पैटर्न, है ना, 3 सेक्शन है, एक हर सेक्शन से आपको लिखना है, एक एस्से 100 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स का ये पेपर हो गया। हर एस्से, है ना, आपके यहां पर लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में कि राइट इन अराउंड 700 to 800 वर्ड पर एस्से, 700-800 वर्ड्स में आपको हर एस्से लिखना है। आपके पास पेज कितना मिलता है, 11-12 के आसपास मिलता है, तो आप मान के चले कि आपको 10 पेज हर एस्से पे लिखना है, तो आपके पास कितना हो गया, 30 पेज लिखने का हो गया 3 घंटे में, है ना, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना वर्ड लिखना है, 8 3, अगर हम मैक्सिमम लिमिट ले लें 8 3 24, तो 2400 शब्द आपको 3 घंटे में लिखना है, 30 पेजेस में लिखना है। ये कुछ बेसिक सा डेटा फैक्ट हो गया, है ना, ये आपको एक बार दिमाग में रखना है ना, तो कोई भी एस्पिरेंट है तो उसको बेसिक इतना पता होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है, कितना शब्द है, कितने पेजेस हैं, है ना, उसके हिसाब से हम लोग आगे जाके स्पीड मैनेजमेंट और इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं। सो यहां पर हमने बेसिकली फॉर्मेट समझ लिया कि क्या है एग्जाम का। नाउ कमिंग टू द सिलेबस पार्ट, है ना, सिलेबस बीपीएससी ने नहीं दिया, मैंने अभी बोला, हमको ये चीज समझनी है बाय डिकोडिंग द पीवाईक्यूज, है ना, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे पीवाईक्यूज के ऊपर और कुछ वहां से थीम निकालने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट इन द फ्यूचर क्लासेस। तो अगर हम देखें ना, ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज फ्रॉम द यूपीएससी सिलेबस, है ना, बीपीएससी ने ये भी नहीं दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। तो अभी हमने ऊपर जितने भी एग्जांपल्स देखे, है ना, आप सब में देखोगे कि सब बच्चे ने क्लोजली लिखा है, एसे के जो सब्जेक्ट है, जैसे का जो टॉपिक है उससे नियर अबाउट लिखा है ना, अरेंज देयर आइडियाज इन एन ऑर्डरली फैशन एंड राइट कॉन्साइसली। क्रेडिट्स मतलब मार्क्स मिलेगा किस चीज के लिए, फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। ये यूपीएससी ने दे रखा है सिर्फ इतना सा कि एस्से में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से, है ना, कि आप सब्जेक्ट जो भी पूछा गया है, जो भी सवाल पूछा गया है, जो भी टॉपिक है, उसके आप नजदीक रहेंगे, है ना, ये नहीं कि पूछा आम आप लिख रहे हैं इमली, है ना। अपने आइडियाज को एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज करना है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर दिखाया भी कैसे लॉजिकली आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करने हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद अगला पैराग्राफ क्या लिखोगे, उसके बाद अगला पैराग्राफ क्या लिखोगे, कैसे कनेक्ट करोगे आप, है ना, उस चीज को ऑर्डरली फैशन में करना है ना। एंड राइट कॉन्साइसली, है ना, कॉन्साइस लिखना है, ये नहीं कि एक छोटी सी बात को हम एक पेज में लिख दिए या एक पॉइंट को हम एक पेज में लिख दिए, तो आपको 10 पेज लिखना है, तो 10 पेज को आपको ब्रेक भी करना पड़ेगा ना। अगली क्लास में हम लोग इस चीज पे काम करेंगे कि कैसे प्लान करना है अपना, ऐसे इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए, बॉडी पार्ट कितना होना चाहिए, कितने डायमेंशन होने चाहिए, एंटी आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना, इन सब चीजों को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो कॉन्साइसली कैसे लिखना है, 10 पेज में आपको सारी स्टोरी बिल्डअप कर देनी है ना। और क्रेडिट मार्क्स किसका मिलेगा, इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन का। आप इधर उधर की बात करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलने की गारंटी है ना, कि ऐसा आपको जरूरी नहीं कि मार्क्स मिल जाए, मार्क्स मिलने का तो कई लोगों को मिला भी है इस बार, बट दैट इज अ डिफरेंट केस, है ना। हमको जो बुक के हिसाब से बताया गया है वी हैव टू फॉलो दैट, है ना। सो यहाँ पर यू कैन सी दिस, है ना, कि वी कैन डिकोड द सिलेबस थ्रू द पीवाईक्यू। नाउ कमिंग टू द पीवाईक्यू, है ना, सबको पीवाईक्यू का डॉक्यूमेंट मिला हुआ है, जस्ट ओपन दैट डॉक्यूमेंट। सबने ये डॉक्यूमेंट खोल लिया, एवरीवन, प्लीज लेट मी नो। यस सर। ठीक है, याद अब है यहाँ हाँ पर, सर। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 71st 71st 69th और 68, 4 साल आपका एसए के पेपर है ना। 67 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ था, ऑप्शनल हटा के क्या कर दिया गया था, एसए का पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और ऑप्शनल को क्या बना दिया गया,
ऑप्शनल है ना, मतलब उसमें जस्ट पासिंग मार्क्स चाहिए आपको। तो यहाँ पर 4 साल का आपका एसए है ना, दिस इज सेक्शन 1, फिर यू हैव सेक्शन 2 है ना, यहाँ से सेक्शन 2 है, फिर आपके पास सेक्शन 3। तो सारा यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस है ऑफ एसए है ना। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, आप यहाँ पर देखोगे सेक्शन 1 में क्या है, यहाँ पर क्या पूछा है, पावर ऑफ माइंडसेट इज शेपिंग ह्यूमन डेस्टिनी। अब माइंडसेट का जो पावर है ना, आपका दिमाग का जो पावर है, वो इंसान की डेस्टिनी को शेप करता है। तो अब आप इसको किस कैटेगरी में डालोगे, दिस इज काइंड ऑफ फिलोसफिकल टॉपिक है ना, कि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, आप इसमें हिस्ट्री में जा सकते हो, आप इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, इसमें आप रिसेंट के एग्जांपल्स डाल सकते हो है ना, आप हर एंगल में जा सकते हो माइंडसेट दिखाने के लिए। इंसान है, इंसान से ही ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इंसान से ही देश बनता है। आप उस समझदारी के साथ इसको हिस्ट्री में भी ले जा सकते थे, इसको कल्चर में भी ले जा सकते थे, इसको इकोनॉमी में भी ले आ जाओ, इसमें टेक्नोलॉजी में भी ले आओ, कहीं पे भी ले जाकर आप दिखा सकते थे कि कैसे ये ह्यूमन की डेस्टिनी को बदल सकता है ना। और इसका उल्टा देख लें है ना, बहुत पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंस में देख सकते हैं। तो निगेटिव सेंस में देखें तो आप हिटलर का एग्जाम्पल दे सकते हो है ना, आप रिसेंट में जितने भी ISIS जैसे आतंकवादी संगठन है उनके बारे में बता सकते हो कैसे ह्यूमन डेस्टिनी शेप की गई है ना। आप अफगानिस्तान की बात कर सकते हो, कैसे वहां की डेस्टिनी ही बदल गई बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, पीपल है ना, किस तरीके से वहां की सोच है। तो यहाँ पर इसको हम किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ना, दिस कम्स इनटू द फिलोसफिकल एंड एथिक्स वाला डायमेंशन। तो यहाँ पर ब्रॉडर थीम जो हमको समझ में आ रहा है इस सेक्शन 1 से, वो यहाँ पर आप नोट करते चलोगे ना। दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि कैसे आपको समझना है, ठीक है। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है यहाँ पर है ना, कि सेक्शन 1 में यही चीज पूछी जाएगी, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर क्या पूछा, टेक्नोलॉजी एज अ डबल एज स्वॉर्ड है ना। अगेन टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट थीम है, तो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक थीम हमको यहाँ से नजर आ रही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 71st में, यहाँ क्या दिख रहा है, एथिक्स एंड एक्शन व्हाई मोरल करेज मैटर्स मोर। अगेन ये भी किस चीज में आ जा रहा है, फिलोसफी एथिक्स में आ जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, राइजिंग टेंशन इन मिडिल ईस्ट जियो पॉलिटिक्स। अब ये किस चीज में आ जा रहा है, मेजर इंटरनेशनल अफेयर्स है ना। तो मेजर इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स है, उससे भी चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। 70th में देखते हैं सेक्शन में क्या पूछा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी जियो पॉलिटिक्स। मैंने बोला G20 समिट हुआ था, उससे रिलेटेड ये यहाँ पर ऐसे पूछा है ना। उस समय बड़ी चर्चा चल रही थी कि इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन गया है, या ग्लोबल साउथ बनने की बात चल रही थी, G20 का हेड था है ना। इस बार हम लोग ब्रिक्स भी समिट होस्ट कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव है ना। अगेन किस चीज से रिलेटेड है भाई, मेजर इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस चीज से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है कि यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता दो, यहाँ ब्लॉकचेन के बारे में बता दो, बट आपको उन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कैसे उसने ट्रांसफॉर्म किया। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हर चीज जो आप देख रहे हो, फोन से लेकर कंप्यूटर से लेकर एनीथिंग विच यू कैन सी इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। बट उसमें देश के डेवलपमेंट में क्या भूमिका है उसकी, तो आप इसको अलग अलग एंगल से बता सकते थे। देश को डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है भाई, एजुकेशन में क्या है, रूरल डेवलपमेंट में क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, तमाम डायमेंशंस में आप इसको खोल सकते थे। तो आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल समझना है कि कहाँ से आया टेक्नोलॉजी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री में कैसे डेवलपमेंट किया उसने किसी भी देश का। जैसे हम यूएस की बात करते हैं, जैसे हम चाइना की बात करते हैं, उन चीजों को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर वो जज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो एकदम से AI चल रहा है तो उसके ऊपर या कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई उसके बारे में नहीं पूछेगा आपसे ऐसे में, है ना। कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है उसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। जब वो सर्वव्यापी हो जाती है समाज में, या जब समाज के लेवल पे उतर जाती है, तब उस चीज का इम्पैक्ट, उस चीज का एनालिसिस, ये चीजें आपसे ऐसे में पूछी जाएंगी। सो यू कैन सी क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थीम है यहाँ पर। इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस अगेन है ना, जो इन्वायरमेंटल क्लाइमेट क्राइसिस है, सस्टेनेबिलिटी का इशू है, उस पर पूछा गया है। फिर सॉयल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन सब चीजों से पूछा गया। तो यहाँ पर एक थीम निकल के आ रही है आपकी एग्रीकल्चर भी ना, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर। सो 70th में इस तरीके से। सिमिलरली 69 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, है ना, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको मिस्ट्री कैसे सॉल्व करने में मदद करती है। जैसे हम लोग न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना, तो वो है। सिमिलरली स्पेस टेक्नोलॉजी, उससे हमको बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में पता चलता है। जितने भी टेलीस्कोप्स हैं, जैसे अभी हमने प्रीलिम्स में आपको पढ़ाया सबको, है ना, कितने सारे टेलीस्कोप्स हैं, है ना, उनसे कुछ कुछ हमेशा नई चीजें पता चलती रहती हैं यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। सो इन चीजों पे भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन एक थीम है यहाँ पर, ठीक है। इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन, है ना। इकोनॉमी से रिलेटेड है, रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के सिस्टम से रिलेटेड है ना। जो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है,
जो आपके नुकसान कम पहुंचाए क्लाइमेट को, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। और जो क्लाइमेट चेंज के साथ आपका एग्रीकल्चरल सिस्टम अडॉप्ट कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन के लिए, ये चीज पूछी गई है। तो गवर्नेंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर, ये एक थीम आपका यहां से बन जाता है। ब्लैक मनी इकोनॉमी इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन। अगेन ब्लैक मनी के बारे में पूछा है, सिंपल, ये जो न्यूज में चलता रहता है उसके बेसिस पे ये चीज आप समझ सकते हो। जैसे अभी एफसीआरए कानून के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है, उसके ऊपर बिल पास होने की बात हुई थी, जेपीसी में चला गया ना, तो आपको वो समझना है कि वो क्यों आया, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अगर आप इतना समझ पा रहे हो और उसको अपना एसए में यूज कर पा रहे हो तो आप उस चीज के लिए सही दिशा में जा रहे हो। सो यहाँ पर बेसिकली ब्लैक मनी के बारे में पूछा, करप्शन, इलिसिट इकोनॉमी के बारे में। देन मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हैज रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगेन यहाँ पर डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आईटी यहां से पूछा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आईटी पूछा था सिक्स इसमें 70th में, 69th में ये चीज पूछी। तो आप देखोगे कि कम्युनिकेशन है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के बारे में बार बार पूछ रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक थीम हमको क्लियरली दिख रही है, इन्वायरमेंट एक थीम क्लियरली दिख रही है, इकोनॉमी में भी स्पेशली एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, एमएसएमई, इन सब चीजों के बारे में हमको अच्छे से पकड़ बना के चलनी है। और मेजर इंटरनेशनल अफेयर्स यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। 68 में सिमिलरली, यहाँ पर तो ज्यादा फिलोसफिकल था, पहली बार हुआ था तो ये पूरा का पूरा फिलोसफिकल ही था। ठीक है, मूविंग टू द सेकंड सेक्शन है ना, सेकंड सेक्शन में आप देखो यहाँ पर एआई के बारे में पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन वैल्यू, कैन मशीन अंडरस्टैंड मोरालिटी, ना, कि जो हम एआई की बात कर रहे हैं कि एआई में भी अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारे बॉट्स बन रहे हैं, है ना, रोबोट्स बन रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं ना। आप सबने देखा भी होगा कि छोटी छोटी कामों के लिए ह्यूमंस को हटाया जा रहा है। अब वो क्या ह्यूमन वैल्यू को रिप्लेस कर सकती है, ये सवाल है यहाँ पर। कैन मशीन्स अंडरस्टैंड मोरालिटी, सही क्या है गलत क्या है, उसको तो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके अंदर एक कोड है ना। जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, जो जो भी आपका एआई है, व्हाट इज दैट, इट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसके अंदर कुछ कोड्स दिए गए हैं, है ना, उसको अगर एग्जीक्यूट कर रहा है मशीन तो उसके पास नैतिकता तो है नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उस चीज पे एक सवालिया निशान है ना, उसके ऊपर आपको ऐसे लिखने के लिए दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे कि ये कहाँ पर है ना, ऊपर मोरालिटी ऊपर भी पूछा, टेक्नोलॉजी ऊपर भी पूछा, और सेक्शन 2 में यहाँ पर ये भी पूछ लिया, है ना। तो टेक्नोलॉजी दोनों में आ गया। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एज ऑफ एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, अगेन इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ लिया। यहाँ पर आप देखोगे सेक्शन 1 में पूछा हुआ एनवायरमेंट। ठीक है, ये देखो, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, डिस्टोरिएशन। तो यहां से आप समझ सकते हो कि देर इज नो फिक्स थीम कि सेक्शन 1 में यही पूछेगा, सेक्शन 2 में यही पूछेगा, बट ओवरऑल जो यहां से निकल के आ रहा है वो है कि अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से किया है, समझ समझ के, कुछ थीम्स जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, वुमेन, है ना, इन सब चीजों पे अगर आपने डिसेंट लेवल पे कंटेंट बना लिया है, या आप न्यूज़पेपर में जो भी चीजें आती रहती हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे डेवलप होते रहते हैं, अगर आपने उसमें पकड़ बना के रखी है तो आप ऐसे अच्छा करके आओगे। ठीक है, सो इन द फर्दर क्लासेस है ना, जो हम लोग थीमेटिक चीजें लेंगे, है ना, जो जब हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, असाइनमेंट्स देंगे, तो ऐसे ही थीम वाइज स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका अगले 5 से 6 महीने में, फॉर 70 सेकेंड, आई थिंक योर मेंस विल बी अराउंड February March, है ना। तो तब तक वी विल ट्राई टू डू लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग्स, थीमेटिक ब्रेन स्टॉर्मिंग्स, ताकि आपका एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। एंड वी विल गिव यू सम कंटेंट आल्सो टू प्रिपेयर, ना कि भाई सर कंटेंट कहाँ से लाएंगे, तो वी विल गिव यू द कंटेंट आल्सो। सो यू हैव टू रीड दैट कंटेंट, यू हैव टू रीड फर्दर, है ना, आप अपने हिसाब से और भी चीजें पढ़ सकते हो। एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट दीज थीमेटिक टॉपिक्स इन द फ्यूचर क्लासेस। तो अभी के लिए, है ना, सिमिलरली व्हेन वी कम टू द थर्ड सेक्शन, है ना, ये सेक्शन आप एक बार सारे एसेस को पढ़ोगे आराम से, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। थर्ड सेक्शन में अगेन यू हैव लोकोक्ति, मुहावरा एंड दिस इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये लोकोक्ति मुहावरे होते क्या है ना, कैन समवन टेल मी लोकोक्ति मुहावरा क्या होता है, एनीवन कैन ट्राई, कोई बताना चाहेगा लोकोक्ति मुहावरा क्या होता है, डेफिनेशन। रिंकी, एनीवन, किसी को नहीं सर पता। हम्म, डेली बेसिस में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी चीज आवाज सही से आगे नहीं आ चल। रही है, आवाज सही से नहीं आ रही है। सर डेली बेसिस पे हम सिचुएशन और फीलिंग हो सकता है सर।
हम्म। The life lessons, moral lessons बस given. बस ममता कितनी सही बात बोल दी, ठीक सर है। लोकल लैंग्वेज को एक्सप्रेशन मतलब नहीं, एक्सप्रेस करना बेसिकली इन द सिंपलेस्ट वे। नहीं 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 नहीं, ठीक तो है। बड़ी बातों को लोक, हाँ, छोटी लोक, बातों में एक्सप्रेस कर। फोकलोर। फोकलोर है ना, लोकोक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति, है ना, समथिंग विच इज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है। जैसे देख लो यहां पर लिखा हुआ है कितना साला, कितना सारा देखो, धोबी कुकुर, ना घर का ना घाट का, है ना, ये देखो आपका। तो क्या मतलब है इसका, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, बिन बोली समाज हो सकेला क्या, सिंपल, ठीक है। जियते मछी माछी नहीं घुटाई, है ना, मतलब जिंदा मछली नहीं घोटी जा सकती। तो आप समझो कि ये जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, है ना, उनको आप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ दो तो वो ह्यूमन विजडम में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, है ना। और ये जरूरी नहीं कि आज के टाइम में ये लागू हो, दिस इज टाइम इमेमोरियल। कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान वो काम करेगा ही करेगा, है ना, या इंसान के साथ वो घटना होती ही होती है। तो वही क्या हो जाती है, धीरे धीरे लोकोक्ति मुहावरे में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आई क्या बात। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, क्या ये चीज 1000 साल पहले एप्लीकेबल नहीं थी। जब हम कोई हिस्ट्री में वॉर के बारे में पढ़ते हैं तो क्या इस चीज को यूज कर सकते हैं क्या, या इस चीज के बारे में समझ डेवलप कर सकते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, देयर इज अ नीड फॉर टीम। गेटिंग माई पॉइंट। तो लोकोक्ति मुहावरे क्या होते हैं बेसिकली, वो होते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, है ना, जो ट्रांसेंड करता है टाइम एंड आर एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल कॉन्टेक्स्ट, है ना। अब जैसे आप बोलोगे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ये आप अपने इंडिविजुअल केस पे भी लगा सकते हो अपना एग्जाम्पल देके, है ना। आप नेशनल लेवल पे भी लगा सकते हो, आप टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी लगा सकते हो, है ना, कि कोई ऐसा केस आप बता सकते हो कि भाई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, कौन डेवलप कर रहा है, इसरो ही डेवलप करेगा ना स्पेस टेक्नोलॉजी, या जो भी होमी जहांगीर बाबा ने डेवलप किया, वो क्या वो अकेले थे, क्या उसके पीछे टीम नहीं थी, क्या उसके पीछे सरकार का एफर्ट नहीं था, क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता था क्या, ठीक है। तो हर कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल होता है ना, देयर आर सर्टेन अंडरस्टैंडिंग। लोकोक्ति मुहावरे इसका मतलब क्या होता है, लोक में प्रचलित उक्ति, है ना। लोक क्या है, दिस वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस के पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस से कुछ निचोड़ निकलता है जो धीरे 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 अलग अलग लैंग्वेज में प्रचलित हो जाती है। जैसे यहां पर बिहार प्रोवर्ब का मतलब क्या है, यहां पर आप देखो, धोबियार कुकुर, न घर के ना घाट के। अब यहां पर जो ये लैंग्वेज है, ये हो सकती है मैथिली, है ना, ये हो सकती है मगही, है ना, ठीक है। तो जो बिहार के लोकल डायलेक्ट्स हैं यहां पर उसमें हो सकता है, बट अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना इसका हिंदी में क्या मतलब है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। सो सिंपल एसए का टॉपिक है। बिन समाज के बोली हो सकेला क्या का, है ना, बिन बोली समाज हो सकेला का, ये सकेला का क्या है, ये आपका लोकल डायलेक्ट रिप्रेजेंट करता है। सिंपल मतलब क्या है कि बिना समाज के बोली नहीं हो सकती, है ना, और बिना बोली के समाज नहीं हो सकता। तो लैंग्वेज और सोसाइटी का इंटर रिलेशन है कि भाई अगर आप देखोगे, है ना, जब होमो इरेक्टस से लेकर हम अभी तक की बात करते हैं होमो सेपियंस सेपियंस की, तो हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप हुआ तो सोसाइटी डेवलप हुआ, अलग अलग कम्युनिकेशन हुआ, है ना, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उन सब चीजों में आप जा सकते थे, तो धीरे धीरे समाज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अलग समाज देखते हो, जापानीज जापानीज भाषा में बोलते हैं, उनका समाज अलग है, समाज के कायदे अलग है, समाज का कल्चर अलग है, तो आप उस तरीके से लेके जा सकते थे ना। सो यहाँ पर आप ये चीज बहुत क्लियरली समझ सकते हो, बहुत फंडामेंटल बात है ना। धर्म के बिना विज्ञान नांगर्च है, विज्ञान के बिना धर्म आनर्च है ना। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ विज्ञान एंड धर्म। धर्म इज नॉट विथ व्हाट वी अंडरस्टैंड हिंदू मुस्लिम, नहीं, धर्मा इज अ प्रिंसिपल, ठीक है, कि धर्म जो है हमारा, उसके बिना विज्ञान कुछ भी नहीं, और विज्ञान के बिना धर्म का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में ले लो, चाहे आप 5000 साल पुरानी की बात कर लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लो। तो दिस इज द थर्ड सेक्शन, है ना, वी विल डू ऑल ऑफ देम, है ना, वी विल ट्राई टू डिकोड ऑल ऑफ देम, है ना, इस सब पे वी विल हैव सेशंस वन बाय वन।
सो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को अभी करना क्या है, दिस डॉक्यूमेंट इज विद ऑल ऑफ यू बिफोर द नेक्स्ट क्लास। आप लोग सब इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जाएंगे, है ना, और फिर यहाँ पर जो कोर एलिमेंट्स है जो हमने टॉपर्स कॉपी डिस्कस की है वो भी आपके अटैचमेंट में मिल जाएगी। आप इन दोनों काम को करेंगे, पीवाईक्यू को अच्छे से बैठ के समझेंगे प्रिंट आउट निकाल के, और इस पे कुछ कुछ अपना थॉट भी देंगे, और साथ में जो कॉपी शेयर कर रहा हूं उनको भी एक बार आप रीड करेंगे। सो अगले क्लास के लिए आपका असाइनमेंट रहेगा। और ये जो कोर एलिमेंट्स है ना ऑफ अ गुड ऐसे विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, है ना, ये सब आप एक बार रीड कर लेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, है ना, कैसा बेसिकली टॉपिक को सही से समझना है, कोर डिमांड को समझना है ना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कीवर्ड्स क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये सब यहाँ पर मैंने सारा डिस्कस कर दिया आपके साथ, है ना। तो इसको एक बार आप आराम से बैठ के पढ़ेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू डू द असाइनमेंट, है ना, जो आपको रीडिंग असाइनमेंट मिला है ना। रीड द गुड ऐसे कॉपी शेयर्ड इन द पोर्टल, पोर्टल पे आपके अपलोड हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, कल दोपहर तक। यू कैन ऑब्जर्व ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जितनी भी बातें मैंने समझाई है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी ऑल ऑफ देम, यू कैन विजुअलाइज ऑल ऑफ देम इन दोज कॉपीज, है ना। जो अच्छी कॉपीज हैं उनके साथ आप बार बार इंटरेक्ट करेंगे, बार बार रीड करेंगे, समझेंगे। जरूरी नहीं आपको एक बार में समझ में आ जाए। किसी को भी ये फोमो नहीं लेना है कि अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैं कैसे लिखूंगी, नहीं, है ना। मैंने अगेन अभी बोला स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, है ना। तो ये किताब आप जिसको पढ़नी है थोड़ा बहुत समरी पढ़ लेंगे इसका, तो विल अंडरस्टैंड कि आप बार बार देखोगे तो आपका भी थॉट प्रोसेस उसी हिसाब से डेवलप होना शुरू होता है। तो जितना हम पढ़ेंगे एस्से में उतना ज्यादा हमारा स्किल इंप्रूव होगा, है ना। देन राइटिंग वाला पार्ट, प्रैक्टिस वाला पार्ट विल डू थ्रू असाइनमेंट्स। तो अभी आपका काम क्या है, पहला टू रीड दिस असाइनमेंट एंड मेक एन एनालिसिस ऑफ दिस पीवाईक्यू, ना। खुद से भी इस पीवाईक्यू को रीड करेंगे बार बार और एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज डन एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू बिल्ड द एसे फ्रॉम द स्क्रैच, है ना। एसे को स्क्रैच से बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इंट्रोडक्शन कितना लिखना है, बॉडी में क्या आना चाहिए, है ना, कितने बड़े पैराग्राफ्स लिखने चाहिए। वी विल ट्राई टू डेवलप दोज थ्रू स्क्रैच, है ना। एक एसे को डिस्क्राइब करके वी विल ट्राई टू एड्रेस कैसे बिगिन करना है ना। ऐसे आपको पेपर मिला या क्वेश्चन मिला, उसके बाद से आपको जो काम करना होता है वी विल डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स। उसमें भी कितने तरीके से किया जा सकता है, वी विल डिस्कस दोस थिंग्स आल्सो। सो फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस सम ऑफ द वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग्स जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू अदर थिंग्स, है ना। आगे आने वाले क्लासेस में विल डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स सो दैट you all get into the practice mode also. So I'll end you all with this particular quote: the expert in anything was once a beginner. So किसी को भी परेशान नहीं होना है कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। समझने का धीरे 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 आपको चीजें आएंगी। बट आज की क्लास में जो भी चीज बताई है उसको आप लोग एक बार ढंग से करेंगे, 2-3 दिन लेके आराम से पढ़ेंगे एंड वी विल सी कि आप लोग धीरे धीरे इंप्रूव भी करोगे। तो हमेशा ये सोचना है कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं उसी दिन हम एक्सपर्ट नहीं बन जाते ना। धीरे 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 ग्रेजुअल अगर आप एफर्ट लगाते रहोगे तो आप one day you will reach to that position that you will get more than 200 plus marks, है ना। So keep the trust in you and start doing things. We will meet in the next class. अभी आप लोग सब अपने डाउट्स पूछ सकते हो, प्लीज आस्क योर डाउट्स। So I have one doubt. हम्म। सर आप दो लैंग्वेज में लिखा है, ये में दोनों लैंग्वेज में लिखना है, एक लैंग्वेज में लिखना है किसको? ऐसे? नहीं, इट्स योर चॉइस, है ना। वेदर यू वांट टू राइट इट इन इंग्लिश यू कैन राइट इन इंग्लिश, यू कैन राइट इन हिंदी आल्सो, ओके 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 है ना। इट्स योर चॉइस, दोनों ओके। ऑप्शन। सो जो वो आपने इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन कराए हम्म, वो हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। ओके ट्राई करना, जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों ट्राई करना है, यू कैन ट्राई बोथ ऑफ देम और देन डिसाइड, है ना। जिनका ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है कि हिंदी करें इंग्लिश करें, यू कैन ट्राई बोथ ऑफ देम एंड देन यू कैन राइट। हेलो सर। Sir, in यस। one question it was mentioned the quote in Hindi like English का था, हमें न्याय चाहिए या जो भी था। तो हाँ मतलब क्वेश्चन में हम लोग बीच में वैसे स्विच कर सकते हैं अगर कुछ हाँ हाँ, स्लोगन या बिल्कुल 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 बिल्कुल। पूरा पूरा, अब जैसे ये पोएम है ना, अभी पोएम नहीं लिख के आ जाएंगे इंग्लिश मीडियम में, तो ये पूरा पोएम इंग्लिश में नहीं लिख के आ जाएंगे, हिंदी में। गेटिंग, जो हिंदी वाला दिखाया था मैंने, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला, है ना। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो अब ये नहीं कि ये इतना बड़ा ये पूरा लिख देना, है ना। दैट वोंट बी गुड थिंग। बट ऐसा छोटा सा यू कैन राइट, है ना। इस टाइप का हमें इंसाफ चाहिए, इस टाइप का स्लोगन या छोटा सा कोई कोट है तो यू कैन राइट दैट इन इंग्लिश। सर।
सर हम्म। कहने का मतलब ये है कि इसमें कि हम जैसे टेक्स्ट पैसेजेस लिखते हैं ना कि हिंदी में है लेकिन वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, हाँ हाँ। वैसा कुछ वैसा कुछ डाल सकते हैं कि वो होगा इंग्लिश में ही, अरे हाँ पर है ना बिल्कुल, ये वो। सामने सामने दिख रहा है ना, ये तो कॉपी 175 मार्क्स अभी सिलेक्टेड कॉपी है, 46 रैंक। बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये नहीं कि ना 10 लाइन का पोयम पूरा लिख दिया हिंदी में या इस बस फॉर्मेट में, एक वो नहीं करना है। इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश का पोयम लिखो फिर। हेलो सर। हाँ यस प्लीज टेल व्हाट्स योर नेम। सर अपूर्व। हाँ अपूर्व बोलो। सर ये टॉपिक सिलेक्शन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? बस अगली क्लास में हम लोग यही करेंगे, टॉपिक सिलेक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला ना कि अगले क्लास से स्क्रैच से कैसे करना है वो चीज़ पे करेंगे, टॉपिक जी सर। सिलेक्शन से। अच्छा सर, सर जैसे ये 3 ऐसे लिखना रहता है, तो हम्म। उसमें तीनों को हम एक ही फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर तीनों के लिए डिफरेंट फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा रहेगा बिल्कुल सर? तीनों को डिफरेंट फॉर्मेट में जैसे मैंने करना है। अभी जो कॉपीज भेजूंगा तीनों में तुम देखोगे, तीनों में अलग अलग फॉर्मेट है। लास्ट के बैच के सर बच्चे हैं ना, जैसे इनको। मैंने सर पिछली हम्म। बार सर मैंने 17th में जो लिखा है सर, तो मैंने हम्म। तीनों में एक ही फॉर्मेट डाल दिया। शुरू में हम्म। एनेक्डोट दिया, फिर बाद में हम्म। क्वेश्चन अराइज किया, फिर उसके बाद हम्म। उसमें टेक्स्टल फॉर्म में चला गया, हम्म। और लास्ट में फिर एनेक्डोट पे एंड कर दिया। और सर मुझे लगता है एक गलती कर दी, मैंने 33 से ज़्यादा सर एग्जाम्पल ज़्यादा भर दिया मैंने। हम्म। वही है ना कि वेरिएशन यूज करेंगे ना, क्योंकि एग्जामिनर अगर तीनों ऐसे देखेगा कि अरे बच्चा एक ही तरीके से कोट लिख के इंट्रोड्यूस कर दे रहा है या एनेक्डोट लिख के इंट्रोड्यूस कर दे रहा है, तो उसका मतलब है कि उसको बस रटा रटाया है। और जबकि यहाँ पर अगर 3 तरीके से इंट्रोड्यूस करो, एक में कोट कर दो, एक में है ना एनेक्डोट कर दो, तीसरे में कुछ और कर दो, तो वो वेरिएशन हो जाता है। एग्जामिनर को भी पढ़ने में मजा आता है, अरे वाह, अगर एक ऐसे तुम्हारा उसने पढ़ के देखा कि भाई मजा आया इसकी राइटिंग में, तो वो अगला वाला भी देखेगा, है ना, इंटरेस्ट लेके देखेगा, तो मार्क्स जी बढ़ने सर। के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और सर क्लियर है। थोड़ा कनेक्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर। कनेक्ट कनेक्टर पे करने भी में एक पारा। कनेक्टर में जी हाँ सर, मतलब कनेक्टर पैराग्राफ पे को भी कनेक्ट करना। बिल्कुल, उस पे भी एक सर सेशन लेंगे अभी। सर होता ऐसा है ना कि जैसे कि आधा ऐसे लिख दिए, उसके बाद भूल ही जाते हैं कि पीछे क्या क्या लिखे हैं या फिर कनेक्ट हो हम्म। रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा। नहीं इस पे भी हम लोग करेंगे, है ना, अगली क्लास से इस पे यस करेंगे सर। सेशन। और कोई डाउट किसी को। सर सर यस यस। हम्म। टेल। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे करंट अफेयर के जो हमारे टॉपिक होते हैं, हम्म। वे सर उसमें करंट अफेयर की चीजों को कॉन्टेक्स्ट को डालना होगा कि और भी नहीं और भी चीज डाल सकती हो ना, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, है ना। अब इसमें तुम हिस्ट्री में भी जा सकती हो, इसमें अलग अलग चीजों पे भी जा सकती हो। खाली जियो कि पॉलिटिक्स में सर, क्यों जाना, उसमें टेक्नोलॉजी में भी जा सकती हो कि इंडिया का टेक्नोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि नॉर्मली ऐसे में तो हम लोग है ना वो डायमेंशन जो होते हैं वो सारे खोलते हैं, हम्म। हाँ बस तो यही इसमें भी वही कंसर्न करना था है, कि इसमें भी वही करना है ना। बट कॉन्टेक्स्ट अगर देना हो, जैसे अभी ये वाले कॉपीज देखोगी ना, इसमें दिया हुआ होगा वो वाला, है ना, एक एक बहुत अच्छा लिखा हुआ, मैंने और कॉपी शेयर कर दूंगा। ये वाला ऐसे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। एक बार ये रीड वाला करना है। हाँ मैं अभी और 7-8 कॉपी डाल दूंगा तुम लोग को अच्छी वाली कल तक। तो इनको रीड करोगी ना तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि कैसे करना है, फिर मेरे से डाउट पूछना। So is there any सर fixed set of idiom and phrases from where we can ओके। learn यस यस, like वी विल गिव यू दैट पीडीएफ आल्सो, लॉट ऑफ थिंग्स आर so देयर। only the meaning like to learn the meaning is sufficient or to know more than हाँ the यू meaning? हैव, ठीक है, यू हैव टू लर्न द ओनली नो द मीनिंग, है ना, कि धोबी का Okay. कुत्ता ना घर का ना घाट का क्या मतलब है। ठीक है। Yes sir. जिंदा मछली नहीं घुटाई, है ना, तो उसका क्या मतलब है, बेसिक। Hmm. तो इस तरीके के इडियम फ्रेजेस जो पढ़ती हो अपने मेंस के लिए, हिंदी पेपर के लिए भी पढ़ते हैं अपन, है ना, मतलब उसमें भी जी. पूछता है 5। तो बस वो वाली जो बेसिक किताबें हैं उनसे पढ़ लोगी, और लिस्ट तो मैं दे ही दूंगा ना, और भी है बहुत सारा मटेरियल, तो उससे धीरे अच्छा धीरे तो अपना देखते इसके हैं। मीनिंग के साथ साथ हमें तो पूरा उस पे ऐसे लिखना होगा तो बहुत सब चीज लर्न करना होगा ना. हाँ हाँ करेंगे करेंगे, चिंता क्यों कर रही है, वो सब कैसे डिकोड करना है उसको, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार कॉपीज पढ़ोगी तो उससे भी समझ में आएगा कि कैसे डिकोड किया जाता है। एक्चुअली मैंने पढ़ा जो आपने आज पीडीएफ भेजा था, हाँ। जो उसमें इडियम फ्रेजेस के थे वो तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, मीनिंग समझने की दूर की बात है, फिर लिखेंगे कैसे उस पे? नहीं नहीं सब हो जाएगा, एक एक कराएंगे ना, भी उसको पूरा एक एक क्लासेस में होगा, एक एक ऐसे एक एक क्लासेस में असाइनमेंट के थ्रू। ओके सर. उसका बूट कैंप होगा ना, अभी जैसे बेसिक 2-3 क्लासेस खत्म कर दें,
फंडामेंटल जी वाली। फिर हम लोग जी बूट कैंप करेंगे इसका, है ना। बूट कैंप में क्या होगा कि जैसे अभी ग्रो वाला सेशन चल रहा था ना, जी आंसर राइटिंग वाला, वैसे ही तुम जी लोग जी के ग्रुप में ऐसे बूट कैंप चलेगा एसए का। ओके सर। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, स्टेप बाय स्टेप, है ना। इतना टाइम मैंने दिया, अभी 2-3 दिन। कब है क्लास नेक्स्ट? अमन कब होती है क्लास नेक्स्ट? संडे को है? कब है? सैटरडे को होगी शायद। ठीक है, तो वीक में दो संडे दिन को है। हम्म। संडे कब को है? है शायद। संडे को है ना, ठीक है। हाँ, संडे को नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वी विल हैव दिस डिस्कशन, है ना, नेक्स्ट वाला पार्ट। एक सर एक करके एक जब। और क्वेश्चन है। हाँ हेलो सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ हाँ। सर ये ऐसे लिखने में सर ये लैंग्वेज का कितना रोल है सर, आपको क्या बहुत लगता है? बहुत जैसे कि मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है लैंग्वेज का। सर मैंने सुना है ये हिंदी वालों को सर ज़्यादा बेटर मार्किंग होता है सर यहाँ। अच्छा, वो लैंग्वेज का रोल पूछ रहे हो क्या? उसमें हिंदी वालों को यस थोड़ा सर। सा तो एडवांटेज दे रहे हैं, 10-15 नंबर का इस बार। लास्ट ईयर तो ज्यादा था, इस बार कम है। बट स्टिल अभी यस कॉपीज सर। का, है ना, पता नहीं चला है मार्क्स का हाईएस्ट क्या है नहीं है अभी तक। मतलब 199 तक तो सुना हुआ है। बट जी पिछली सर। बार तो क्या 210 भी गया था। अपना जो स्टूडेंट था, राजन, है ना, ही वॉज आवर मेंटरशिप स्टूडेंट, 209 नंबर उसके थे। और रैंक 10 जो था वो भी अपना स्टूडेंट था, उसके 198 मार्क्स थे। तो पिछली ऐसे बार में सर कंसिस्ट। 69th में 200 प्लस बहुत कर रहा था सर, हम्म। हिंदी में, मोस्टली वही हिंदी है ना, में था। इस बार इंग्लिश वालों के साथ थोड़ा फेवर हो गया है, तो इस बार हिंदी वाले परेशान हो रहे हैं। तो ये चलता रहेगा, यस सर। लेकिन है ना, बात यही है कि हमको अपना काम जो है वो बेस्ट करना है, ठीक है। तो सर जैसे और मेरा लैंग्वेज इंग्लिश है सर, तो मुझे स्विच होना मतलब चाहिए या फिर अपने लैंग्वेज में ही रहना चाहिए सर? जो चीज में कंफर्टेबल हो उसमें रहना चाहिए। अगर हिंदी में तुमको लगता कंफर्टेबल है तो कि सर। तुम बढ़िया लिख लोगे तो ऑब्वियसली हिंदी में जाओ। अगर लगता है कि हिंदी नहीं नहीं लिख पाओगे उस लेवल पे तो मत जाओ, क्योंकि फिर वहां पर तुमको एवरेज नंबर मिलेगा, तो फिर यस बात सर। तो वही रह जाएगी। सर थोड़ा ज़्यादा इफर्ट भी मारना होगा हिंदी के लिए सर। बिल्कुल एफर्ट मारना होगा। ये सब कविता अविता ये सब चीज नहीं पता है तो कैसे पढ़ोगे? अब जैसे ये स्टूडेंट था, इसका ऑप्शनल हिंदी यस। लिटरेचर है, इसको सब चीज पता है, इसका इंटरेस्ट है। यस सर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक सर। यस सर। ये हम लोग देखते रहेंगे। गुड इवनिंग सर। यस यस, प्लीज टेल रमाकांत। सर बोल रहा था कि जो टॉपर्स कॉपी शेयर कीजिएगा, हम्म। उनका एक दो खराब वाला भी शेयर कीजिएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ हाँ, अभी करेंगे। बहुत सारे कॉपीज हैं, इतने कॉपीज हैं कि यस तुम सर। लोग को बढ़िया से, है ना, अलग अलग चीजें सिखाएंगे उसके थ्रू। ओके सर। देखो, मेरा टारगेट ये है कि किसी भी टॉपर का महिमा मंडन नहीं करना है, ठीक है। हर में गलतियां रहती है, हर का कुछ कुछ अच्छा रहता है, ठीक है। जिसका यस जो सर। बेस्ट एलिमेंट है उससे वो उठाओ और अपना काम करो, ठीक है। मतलब बहुत सारी यस। कॉपी शेयर करेंगे, 67 की, 68 की, 69 की, है ना, सारा जो रिसर्च वाला पार्ट है मेरा। बट वो सीक्वेंस में करेंगे ना, ताकि ना ये कोर्स जो पूरा है स्ट्रक्चर्ड कोर्स चले। क्योंकि अभी तुम लोग ये 30-40 लोग हो, आगे जाके वो 500 लोग होंगे बाय द टाइम मेंस कम्स। तो एवरीवन शुड गेट थिंग्स इन अ लॉजिकल फैशन, है ना। तो पहला स्टेज यही है। आज जो भी चीज बताई है, जो भी कीवर्ड्स वीवर्ड बताई, ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, उसको दिमाग में फिट कर लेंगे कि प्रेजेंटेशन है ना, कोहेरेंट थिंकिंग है, ये सब जो कीवर्ड्स कीवर्ड बताए दिमाग में फिट कर लो। कि जब अब ऐसे लिखने बैठोगे या सोचने बैठोगे तो ये सब चीजें समझ में आएंगी, है ना। कि इसके बाद क्या आएगा, इससे पहले क्या आएगा, इधर भी कर सकते हैं उधर भी कर सकते हैं। हम लोग ये डिस्कस करेंगे अगली क्लास से, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना है। यस सर। क्लियर, है ना। तो आज वाला काम करेंगे। लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा ऑन द पोर्टल, जिनका भी छूट रहा है। और असाइनमेंट भी वहीं पे मिल जाएगा ना, जो गुड आने इवनिंग वाले सर। असाइनमेंट। यस बल्टी। सर एक्चुअली इसे राइटिंग में तो बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है पेन का सर। तो कौन सा पेन यूज करना चाहिए पेन और अभी पेन कितने अभी वही वाला कलर्स यूज। के पेन हम यूज कर सकते हैं सर? हाँ, कितने कलर्स ऑफ पेन हम यूज कर सकते एक हैं, ही कलर, ब्लैक ब्लू? सिंगल कलर, ब्लू ब्लू सर नेवी ब्लू। हाईलाइट के लिए भी ब्लैक नहीं यूज कर सकते नहीं नहीं वो? नहीं, कोई कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम देख, कहीं दिख रहा है कोई हाईलाइट वाइलाइट? अंडरलाइन कर रहे हैं ना नहीं, सिर्फ। इसीलिए पूछ रही हूँ सर, इसीलिए हाँ पूछ बिल्कुल, रही हूँ। सिंगल कलर, और कोई पेन ही नहीं यूज करना है। रोलर पेन यूज करना है, रोलर में कोई सा भी ले लो, है ना। ट्राईमैक्स ले नहीं, जो सकती हो। पेन अभी यूज करेंगे ना सर, तो वो क्या है कि वो प्रैक्टिस में रहेगा तो वहां भी कंफर्टेबल या फेमिलियर रहेगी नहीं उस नहीं, पेन ठीक को है यूज ठीक है। करने देखो ना, मैंने पेन वाला एक वीडियो बनाया था, ठीक है। एक बार उसको में। देखो जरा, शॉर्ट्स में होगा, ओके। है ना। यूट्यूब पे शॉर्ट्स में होगा पेन वाला, और उसके कमेंट्स में पढ़ना। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया, ये पेन ये पेन ये पेन, है ना। तो देख लेना कुछ कुछ 2-4 पेन ट्राई करके। सर पेन में ना। पायलट का कैसा हाँ, रहेगा? कौन सा वाला? पायलट का जो V7 है।
हाँ पायलट V7 तो बेस्ट है ना, वो मतलब सूट कर रहा है तो वो अच्छा है। सर वो उससे तो देखा है, लिखते बहुत अच्छा फ्लो है उसमें। हाँ हाँ क्या बढ़िया है नाम वो बढ़िया बढ़िया वो पेन है। रोरिटो का रोल मैक्स आता है, वो भी अच्छा है, सेम चीज है लगभग। बहुत तरीके के पेन है, वहाँ कमेंट में देखना ना, अभी तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं उस वीडियो के नीचे, तो वहां से भी और पेन के आइडियाज लगेंगे, मतलब जिसको जो समझ में आए। बट फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, ट्राईमैक्स या V7 पायलट का, कोई सा भी यूज गुड कर लो। इवनिंग। हेलो यस सर। यस यस मोनिका। हाँ सर, ये जो पोयम जिन्होंने लिखा था पर्यावरण वाला, सर हम्म। वैसे पोयम लिखने के लिए मतलब बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या फिर याद मतलब अलग से उसके लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा था सर, वो तो मतलब उसमें मार्क्स तो बहुत अच्छा मिलेगा उतना अच्छा पोयम वैसा लिखेंगे तो। वो वैसे भी कर सकती हो, बहुत सारा मटेरियल भी मिलता है, उसको भी यूज कर सकती हो, है ना। AI भी यूज कर सकती हो, वो सब चीजें मैं बताऊंगा आगे जाके, ओके मटेरियल वाला पार्ट। सर हम्म। सर उनका कोई रिस्पेक्ट। सर वही पोएम के लिए कि कोई नोवेल या ये सब भी कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या? वो तुम्हारी इच्छा है हिंदी प्रीति, का। वो तुम्हारी इच्छा है पढ़ने का। अभी ये पोएम वाला है ना सवाल, हम लोग अगले क्लास में एड्रेस कर लेंगे, ठीक है, ये जो पोएम अच्छा। बोल रही हूँ। मैं एक बार हिंदी मीडियम वाला पूछ लेता हूँ, है ना, अपने पास 2-3 स्टूडेंट्स हैं हिंदी वाले जो सिलेक्ट हुए हैं अच्छे, उनसे मैं पूछ के बता दूंगा तुम लोग को कि कैसे कहाँ से रिसोर्सेज यूज करना है हिंदी के लिए। यस सर। ठीक है, गुड और कोई इवनिंग डाउट? सर। सर सर, हम्म। मेरा ये डाउट था कि आपने जैसे बोला कि न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत ज्यादा स्किल आपका इम्प्रूव होता है ऐसे के लिए। तो लैंग्वेज डेवलप अभी होती है ना। हाँ, और जो भी चीजें हम कोट कर सकते हैं या डेटा या फिगर्स हम्म जो डाल हम्म सकते हम्म हैं वहां से उठा हम्म के, हम्म तो सर अभी जो भी हम लोग करेंगे जो भी सेशंस, तो उसमें आप हमें कनेक्ट करना बताएंगे, क्योंकि अभी जो हम्म भी है, क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं, जो लोग दिए हैं उनको तो आइडिया है, बट हम्म वी आर मतलब प्योरली बिगिनर्स, वी डोंट नो हम्म एनीथिंग। तो हम्म। हाउ डू वी रिलेट दैट डेटा एंड हाउ डू वी पुट इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, दैट इज व्हाट आई ठीक एम है, आस्किंग। डेफिनेटली आई टेक अ सेशन ऑन दिस। जैसे न्यूज़पेपर वाला एक सेशन लिया था ना तुम लोग का उस दिन, यस सर। सिमिलरली आई टेक एन थिंग फॉर एसए आल्सो, है ना, कि समझ कैसे नहीं अपने। आता, इसका सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ तो बहुत सारे जैसे बिल्स आए या कुछ भी हुआ भी हम्म, सेशंस जो भी चले, तो हम्म, पढ़ने पे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट, बट किसको सेलेक्ट करना है किसको नोट्स में ऐड ऑन करना है वो समझ नहीं आता। दैट ठीक इज है माई हम, कंसर्न। ठीक है एक सेशन इस पे कर लेंगे, लिख लिया है मैंने। एक हिंदी ठीक। पोएम वाला डाउट था और एक ये डाउट था, इसको रिजॉल्व करना है। और किसी को कोई डाउट डाउट है? गुड सर इवनिंग ये सर। कॉपी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड हेलो इवनिंग आदित्य, हाँ यस। सर मेरा एक सर। क्वेश्चन ये था कि सर जैसे कोई भी ऐसे लिखते हैं सर, उसका बॉडी होता है सर, तो उसमें जो एक अप्रोच होता है सर, सेक्टोरल अप्रोच, जिसमें सर जैसे लीगल हो गया, मीडिया, टूरिज्म, हम्म हम्म फार्मा, हम्म साइबर स्पेस। तो सर हम्म जैसे हम लोग जीएस अभी पढ़ रहे हैं, साथ में सर जैसे पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे सर क्या हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं ऐसे का, पीवाईक्यू को देख के? बिल्कुल कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगना चाहिए। एक्चुअल एसए में भी 1 घंटा है, तो 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, 45 मिनट लिखेंगे। तो कभी भी लगे ऐसा, जैसे सीनियर स्टूडेंट्स है, कभी भी लगे कोई भी टॉपिक उठा लो, बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कर यस। लो ना, वो तो काम अपना करते ही रहो, मतलब वो तो तुम्हारा जितना करोगे उतना बेनिफिट होगा। और सर जैसे थीम हम वो लोग को पता चल जाए सर पहले से ही, जैसे हाँ सर तो अब पीवाईक्यू को देख के एनालाइज हो चुका है सर कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ रहा है और एग्रीकल्चर से आ रहा है, एनवायरमेंट से आ रहा है, तो उस पर हम्म, पहले से ही सर कोई कोड वगैरह पता बिल्कुल चल जाए बिल्कुल सर तो। बिल्कुल, जैसे अभी स्टार्ट करेंगे ना थीम सब मिलना, पहले हम लोग थीम एग्रीकल्चर करेंगे ताकि उसको यस सबको सर। समझ में आ जाए, फिर टेक्नोलॉजी करेंगे, ठीक है। तो यस। थोड़ा पेशेंस रखो, है ना, सारे थीम्स करेंगे एक बार, एक दो बेसिक क्लास कर लें, उसके बाद फिर ये थीमेटिक चलेगा। यस सर, और थीम वाइज कोड्स और पोएम मिल जाता है सर तो और बेटर बिल्कुल होता है सर हम बिल्कुल लोगों सब के लिए। चीज मिल जाएगी, सब चीज और शानदार चीजें मिलेंगी ना आदित्य, चिंता मत करो, एक एक करके ओके सॉर्ट सर। आउट कर रहे हैं उसको, है ना। ओके सर। सर ये चेक कॉपी कब तक आ जाएगा सर, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? कौन सा कॉपी? सर 17 का। 70th का 25 तारीख सुन रहे हैं, बट देखो आंदोलन चल रहा है अभी, देखो क्या होता है। 70th को लेकर आंदोलन भी तो चल रहा है कुछ कुछ, यस सर। वो देखो क्या डेवलप होता है 2 दिन में, डिपेंड करता है उसके ऊपर, सर बीपीएससी कॉपी निकालेगी कि नहीं निकालेगी। 25 तक मेरी बोला, मेरे न्यूज में है। यस सर बोला गया था 15 अगस्त तक ही डाल दिया जाएगा सर, अब तक तो आया नहीं है। बट मुझे कल पता चला है 25 तारीख का, 25 अच्छा। 26 और 71st का इस महीने के एंड में। अब देखो कब क्या आता है, बिकॉज सिचुएशन फ्लूइड है थोड़ी सी ना, अभी आंदोलन का सीन बना हुआ है,
यस सिचुएशन फ्लूइड है, अब बीपीएससी कैसे उस पर रिएक्ट करता है वो देखना है। गलती तो है बीपीएससी की भयंकर। यस सर। सर रैंक थर्ड का कॉपी सर आप तो देखे ही हाँ होंगे हाँ सर, पूरा हाँ हाँ, अरे खाली कॉपी है सर। कॉपी में तो हमने सब देख रखा है, सबका नाटक भी देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। मल्टीपल कॉपीज अभी रिवील हो रही है, उसमें देखने को मिल रहा है ऐसा। हम्म, वही है ना। और अच्छा, ये कॉपीज मैं शेयर करूंगा सबके साथ, अभी मत शेयर करना पब्लिकली कहीं पे भी, है ना, अपने तक रखना सब लोग, ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट क्लोज करें, नहीं तो शैल वी क्लोज। यस सर। ओके, सो विल क्लोज दिस सेशन। 73rd वाले जो लोग हैं, है ना, कंप्लीट योर पॉलिटी। 30 तारीख को टेस्ट है ना सबका, तो ट्राई टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स जो भी अभी तक सर ने कराया है। वी विल हैव अ स्मॉल टेस्ट, इजी टेस्ट होगा, बेसिक्स ऑफ राइटिंग सीखेंगे उसके थ्रू। बाकी ऐसे की क्लास नेक्स्ट जो भी शेड्यूल्ड है ना, इट्स गिवन इन योर शेड्यूलर, वहां पर चेक कर लेंगे ना शेड्यूलर में क्या है। जो भी अपडेट होगा आपके शेड्यूलर में अपडेट होगा 73rd वालों का, या मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा। 72nd वालों का ऐसे जो भी क्लास होगी मैं उसको 2 दिन पहले मैसेज डाल दूंगा ना, तो यू ऑल स्टार्ट। पोर्टल का एक्सेस है ना, ये दिस ऐसे मॉड्यूल विल बी मेड अ न्यू कोर्स इन द पोर्टल। तो 72nd वाले थोड़ा सा वेट करेंगे, उनको अलग से एक और कोर्स में एनरोलमेंट मिल जाएगा, या उनके मंडल में ये इंक्लूड हो जाएगा। We will close today's session, है ना, try to do the assignment given in the class and we will see in the next class.